अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सारे स्टूडेंट। हमने बेसिकली लास्ट क्लास में डिस्कशन शुरू की थी और वो डिस्कशन थी ऑटोमेटा के रिगार्डिंग। हमारा बेसिकली टारगेट तो थोड़ा सा आगे का है, लेकिन हम स्टार्ट में अपने आप को तो, उस ग्राउंड में लेके आए जिससे हमें आगे की तरफ बूस्ट करना है। तो जो चीज़ें हमें यूज़ करनी है वो पहले से पता हो, और हो सकता है मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोगों को पहले से मालूम भी होगा और कुछ लोग जो है वो पढ़ के भूल गए होंगे, तो उसको हम रिवीजन की तरफ लेके जा रहे हैं। इस इसी की कंटिन्यूशन में हमने जो है वो 3 चीज़ें जो है डिस्कस करनी है कि किस तरह से मशीन या लैंग्वेजेस जो हैं वो डेवलप हुई। और उसके हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये रिवर्स इंजीनियरिंग रिवर्स ऑर्डर में इंजीनियरिंग रिवर्स ऑर्डर में डिस्कस कर रहे हैं। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये है कि बेसिकली ज़रूरत के साथ साथ जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी हम अपनी बड़ी मशीन में से उसको एक्सट्रैक्ट करते गए। तो वो भी हम जब इसका अनियन डिस्कस करेंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा। पहले तो हम ये समझ लें कि मशीन जो है वो क्या होती है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि अगर हमें किसी पैटर्न को रिकग्नाइज करना हो या अपनी मशीन से कोई कंप्यूटेशन करानी हो, तो और फिर इस तरह की कोई मशीन डिज़ाइन करनी हो, उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे कंपाइलर में जो वेरिएबल्स होते हैं, तो ये किस तरह रिकग्नाइज होते हैं। यानी जब आप किसी भी लैंग्वेज में कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर सिंपल सी है तो इंटीजर एक्स वाई जी। तो जब आप यूँ लिखते हैं तो इस इसको लिखने के कई अंदाज हैं। यानी कुछ लोग यूँ भी लिख सकते हैं कि इंटीजर एक्स वाई जी और 1 2 3 ये भी अलाउ है। कुछ लोग लिख सकते हैं इंटीजर एक्स वाई जी और अंडरस्कोर 1 2 3 ये भी अलाउ है। लेकिन इंटीजर क्वेश्चन मार्क एक्स वाई जी अलाउ नहीं है। और इस तरह की बेशुमार डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप बेसिकली लिख सकते हैं। अब ये जो एक कैटेगरी है कि आप क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मशीन, अब यकीनन ये एक पैटर्न है ना। तो अभी हम कंप्यूटेशन की बात तो नहीं कर रहे, अभी हम एक पैटर्न की बात कर रहे हैं कि आपकी मशीन जो है वो इनमें से क्या चीज़ एक्सेप्ट कर सकती है और क्या चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर आपने इस तरह लिखा तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा, और ये सब लिख रहे हैं तो सिंटैक्स एरर नहीं आ रहा है। और इसी तरह से और भी बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे जो बेसिकली आपकी मशीन एक्सेप्ट कर सकती है, और ऐसी चीज़ें होंगी और मशीन एक्सेप्ट नहीं करती। मशीन किसको कह रहे हैं, जो बेसिकली आपके कंपाइलर में इन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ये ज़हन में रखें कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते होंगे। पहला सवाल ये रेज होता है कि हम इनको कैसे बेसिकली रिकग्नाइज करेंगे, हाउ टू रिकग्नाइज, इनको हम रिकग्नाइज कैसे करेंगे। अब इस सवाल के जवाब में कि भाई कोई हम हार्ड कोडेड जो है वो कंपाइलर, क्योंकि ये तो कंपाइलर कर रहा है ना, जब आप लिखते हैं तो वो एरर देता है और एरर नहीं देता है। तो हम कोई हार्ड कोडेड जो है वो कोड लिख लें और वो बता दें। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि कितने डिफरेंट किस्म के हार्ड कोडेड इसकी सर्चिंग के लिए आप लिखेंगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि हो सकता है कि एक जहन ये कहे कि हम एक लॉग फाइल बना लें और उसमें सारे डिफरेंट ऑप्शंस को लिख लें जो कि एक्सेप्टेबल है। अब कोई चीज़ अगर हम ढूंढ रहे हैं तो वो उसमें मौजूद हो तो हम कह देंगे एक्सेप्ट है। तो अब आप सोच सकते हैं कि वेरिएबल्स कितने डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक्स वाई जी तो एक ऑप्शन लिखा है ना, ए बी सी भी हो सकता है, ए बी डी भी हो सकता है, एक्स वाई डी भी हो सकता है, और पता नहीं अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, नंबर नंबर बीच में यूज कर सकते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस ना। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम, दिस इज नॉट अ बेसिकली बेटर वे, पॉसिबल तो है लेकिन बेटर वे नहीं है कि हम इसको बेसिकली एक लॉग फाइल में स्टोर करें और कहें कि हाँ भाई कोई चीज़ अगर सर्च होने आ रही है तो इसमें सर्च करके बता दें कि ये इसका पैटर्न इस लैंग्वेज का है या नहीं। अगर ये हो भी जाएगा तो टाइम कंज्यूमिंग है और ऐसे कंपाइलर को कोई भी जो है एक्सेप्ट करने के लिए एग्री नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एक चीज़ आपने रिकग्नाइज करनी है,
ये एक क्लास ऑफ लैंग्वेज है, यानी इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ क्लास ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, या क्लास ऑफ लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसका एक अपना अंदाज है जो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करे। अब इस लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए आपने कोई डिस्क्रिप्शन देनी होती है, यानी दिस इज द क्लास ऑफ लैंग्वेज। और इसको डिफाइन करने के लिए रिक्वायर्ड क्या है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ और या डिटेल ऑफ लैंग्वेज। यानी आपको बेसिकली ये लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए ये दो चीजें चाहिए होंगी, यानी कि इस तरह से कि आप बताएंगे कि आपकी लैंग्वेज क्या चीज एक्सेप्ट कर सकती है और क्या चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यू हैव टू डिस्क्राइब इन लैंग्वेज फॉर्मेट, यानी आप बताएंगे भाई वो कैरेक्टर से शुरू हो सकता है, उसमें नंबर्स हो सकते हैं, उसमें अंडरस्कोर हो सकता है, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। तो ये डिस्क्रिप्शन एक दो पेज की बन जाएगी। तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा कि भाई ये जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसी होनी चाहिए। मैं आपको इसकी दूसरी एग्जांपल देता हूँ इससे हटके, कि जहाँ पर प्रॉपर जैसे डेट ऑफ बर्थ होती है, यानी आप कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ एक 2000 पेजेस का आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, और आप कहते हैं कि इसमें से सारे डेट ऑफ बर्थ पिक करके लिया, जितनी भी डेट ऑफ बर्थ एग्जिस्ट करती है। यानी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है और कोई 2000 पेजेस का डॉक्यूमेंट है या 1000 पेजेस का डॉक्यूमेंट, जितने भी आप कह लें। अब इसमें से अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है, इसमें अगर कंटेंट्स लिखे हुए हैं और आप डेट ऑफ बर्थ ढूंढना चाहते हैं, यू आर सीकिंग बेसिकली डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो आप कहेंगे भाई डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट तो बताओ क्या हो सकता है। तो वो फॉर्मेट बड़ा डिफरेंट होता है डेट ऑफ बर्थ का लिखने का। हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट डिफरेंट जगहों से कलेक्ट किए गए हों। अगर एक ही जगह से कलेक्ट किया गया होगा तो फॉर्मेट सेम हो सकता है, लेकिन डिफरेंट जगहों से कलेक्ट किया गया हो तो हो सकता है यूँ लिखा हुआ हो कि 2 जैन ऑफ, ठीक है, 20, और या यूँ लिखा हुआ हो कि 1/3/2021, 1/3/2020, और इस तरह के डिफरेंट डेट्स फॉर्मेट एग्जिस्ट करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये एक क्लास ऑफ लैंग्वेज है। एक क्लास ऑफ लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसके अपने एक पैटर्न है, जो पैटर्न यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब ये पैटर्न जो है बेसिकली एक क्लास ऑफ लैंग्वेज को प्रेजेंट करती है। ये क्लास ऑफ लैंग्वेज और ये क्लास ऑफ लैंग्वेज डिफरेंट है, क्योंकि इसके पैटर्न डिफरेंट है, इसके पैटर्न डिफरेंट है। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है, अब आपसे कोई कहे कि ठीक है आप मुझे डिस्क्राइब तो करें कि भाई इसमें हो क्या रहा था, आप कहेंगे भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसके अंदर ये हो सकता है। तो जो हो सकता है वो आपकी लैंग्वेज का पार्ट है। यानी मिसाल के तौर पे शुरू में दो कैरेक्टर हों, दो नंबर्स होंगे, दो नंबर्स लेके भाई 02 हो सकता है, 01 हो सकता है, इस तरह के। उसके बाद फिर आप कहेंगे कि एक हाइफन साइन आएगा। उसके बाद फिर आप कहेंगे कि नंबर में जैन जैसे 3 कैरेक्टर में लिखते हैं नॉर्मली, तो इस तरह हो सकता है। और इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, मेरी लैंग्वेज में ऐसा, वो इसको सोच के फिर अपनी लैंग्वेज के वर्किंग करेगा। तो ये जो फॉर्मेट है, इसी तरह से बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छे फॉर्मेट के अंदर घर की एड्रेसिंग की हुई होती है, यानी घर के जो एड्रेस होते हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में होते हैं। हमारे भी बहुत सारी जगहों पे प्रॉपर फॉर्मेट में घर के एड्रेस होते हैं, उसमें गली का नंबर भी आ रहा होता है, लेन नंबर भी आ रहा होता है, सारी चीज़ें। जैसे अगर आप किसी यूके के अगर एड्रेस को उठाएं, यूएस के एड्रेस को उठाएं, हमारे भी बहुत सारी जगहों पे बहुत प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ होता है, कंप्लीट एड्रेस जिसे कहते हैं। वो एक फॉर्मेट होता है। अगर आप वो एड्रेस ढूंढ रहे होंगे तो आप कहेंगे वो एक क्लास ऑफ लैंग्वेज है। इसी तरह से डेसिमल नंबर, इंटीजर नंबर, वो एक क्लास ऑफ लैंग्वेज है। यानी डेसिमल अगर इंटीजर नंबर कहा जाए तो इंटीजर नंबर जो है वो 169 हो सकता है, ठीक है। अब 181 हो सकता है, और ये 181, 233 हो सकता है। क्या नहीं हो सकता कि 231 नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंटीजर को शो नहीं करते। तो क्या क्या पैटर्न आपके इंटीजर्स में हो सकते हैं, ये एक क्लास ऑफ लैंग्वेज है। अब सवाल यहाँ पे ये जो जो मेजर क्वेश्चन है ना हमारे, स्पेशली जो प्रोग्रामर है उनके दिमागों में ये हिट होता है कि भाई हम उसको कंपैरिजन मेथड से चेक कर लें। जो प्रोग्रामिंग नहीं करते वो शायद इस डायरेक्शन में ना सोचे, लेकिन जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो इस डायरेक्शन में सोचते हैं कि हम भाई हम कोड में इसको चेक कर लें। तो ये वो इश्यूज हैं जो इतनी वेरिएशन के साथ है कि आप कोड में इसको इफ करके चेक नहीं कर सकते कि ये हो सकता है, एल्स ये हो सकता है, एल्स ये हो सकता है। ये बड़ा डिफिकल्ट काम। तो फिर हम इसको अपने ऑटोमेटा के अंदर जो है वो देखते हैं और कहते हैं कि बेसिकली ये जो इश्यूज है ना, ये एक सेट ऑफ क्लास है। और ये जो सेट ऑफ लैंग्वेजेस, सॉरी, ये सेट ऑफ लैंग्वेजेस हैं, और हर एक के अपने डिफरेंट अंदाज है लिखने के।
हम इसको बेसिकली लैंग्वेज की फॉर्मेट में ही डिस्क्राइब करेंगे और इसके लिए मशीन बना देंगे। वी विल डेवलप अ मशीन जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वो इस फॉर्मेट के पैटर्न को, अभी हम सिर्फ पैटर्न की बात कर रहे हैं, जबकि ऑटोमेटा के पास ये पावर है कि वो कंप्यूटेशन भी करे, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन और व्हाटएवर जो चाहते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं, जिस मशीन की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली पैटर्न डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होगी। तो वो बेसिकली पैटर्न जो है वो हम इसको दें और एक मशीन इसके अगेंस्ट में बना ले जो सिर्फ इसी टाइप के पैटर्न को डिटेक्ट कर सके। ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है। इस तरह के और ढेरों किस्म के पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें इसमें एक्सेलरेट करने के लिए, सेल करने के लिए हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि अगर हम किसी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं और उसको बनाने की अगर की तरफ जाएं, तो हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट होंगे। यानी हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि मशीन है उसकी जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्या होते हैं। व्हाट आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स। तो मैं आपको बताऊं कि ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे दी। ये वर्ड जो मैं आपसे कह रहा था ना कि डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमें बड़ा फ्रूटफुल होगा कि इससे हम किस तरह से अपनी लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो होता क्या है कि आप ये कहते हैं कि हमारे पास जो लैंग्वेज है उसको बेसिकली नंबर दो चीज़ें, यानी अब आपने कहा कि एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम बेसिकली ऑटोमेटा की कैटेगरी में बिलोंग करती है। इसकी रीज़न भी मैंने दे दिया कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है, और वो है बेसिकली पैटर्न रिकग्निशन का। पैटर्न यानी टेक्स्ट पैटर्न है, पैटर्न रिकग्नाइज करना है, ठीक है। पैटर्न रिकग्नाइज का मतलब ये है कि आप जैसे इस वक्त हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ ले लेते हैं कि आपके पास वेरिएबल्स ही हैं और आप वेरिएबल्स को ही करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इसके लिए जो पहला काम है ना वो ये करेंगे कि आप डिस्क्राइब करेंगे कि आपके वेरिएबल्स कैसे हो सकता है कि जावा के थोड़े डिफरेंट हो और सी शार्प के थोड़े डिफरेंट हो। पाइथन में आप वेरिएबल को यूज करने का जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो। तो सबसे पहले आप डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब क्या करेंगे कि मेरी लैंग्वेज के वेरिएबल्स कैसे होंगे। ये आप अपनी लैंग्वेज बना रहे हैं तो आप कहेंगे मेरी लैंग्वेज के वेरिएबल्स कैसे होंगे। आप कहेंगे भाई पहला नंबर वन ये होगा कि शुड स्टार्ट फ्रॉम अ इंग्लिश कैरेक्टर, ठीक है। आप कहेंगे कि पहले तो ये है कि हमारी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश कैरेक्टर से जो है स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जो है वो सेकंड ऑप्शन आप देंगे। सेकंड ऑप्शन ये है कि हो सकता है आप कह रहे हो कि मे बी कॉन्केटिनेटेड, मे बी बाय नंबर्स। आप ये भी कह रहे हैं कि शायद आप उसको मर्जी आपकी नंबर से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर उसमें हो सकता है। अब आप जितनी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे यूजर को इतना अंडर स्कोर जो है इस्तेमाल हो सकता है। ये सारी चीजें आप बता रहे हैं, मे बी यूज द अंडर स्कोर। तो ये चीजें आप बता रहे हैं कि मेरे वेरिएबल ऐसे हो सकते हैं। लेंथ कितनी होगी, आपने कहते हैं 32 कैरेक्टर की लेंथ हो सकती है। क्या नहीं इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा कुछ और इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको अगर हम गौर से देखें तो अगर हम कोई लैंग्वेज डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें तीन चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे इंटीजर एक्स वाई जी, जो भी मैंने लिख लिया ए बी सी, जो भी आप लिख रहे हैं ए बी सी 1 2 3 और 1 2 3 और अंडरस्कोर। अगर आप देखें तो ये एक वैलिड वेरिएबल है, लेकिन इसको बनाने के लिए हमने बेसिकली तीन डिफरेंट पार्ट को कलेक्ट किया हुआ है। यानी हम अलाउ कर रहे हैं, एक तो है कैरेक्टर, एक है नंबर और एक है सिंगल अंडरस्कोर। तो जब आप कहते हैं कि मैं एक क्लास ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ और वो बेसिकली डिस्क्राइब होने जा रही है, तो सबसे पहले ये डिस्क्राइब करना पड़ता है कि वो लैंग्वेज किन कैरेक्टर्स पे डिफाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेन एवर यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब, वेन एवर, ठीक है, डेवलपिंग, वेन एवर डिस्क्राइबिंग अ लैंग्वेज। अगर एक लैंग्वेज को हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ऑन विच कैरेक्टर लैंग्वेज डिफाइन, यानी हमारी जो लैंग्वेज है वो किन कैरेक्टर पे डिफाइन हुई है, कौन से ऐसे कैरेक्टर होंगे जो लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमें ये बताना होता है। मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि वेंडिंग मशीन जो आपने बनाई हुई है, जो चॉकलेट को या कोल्ड ड्रिंक को या फिर
कॉफ़ी को जो है वो आउटपुट करती है, तो वो वेंडिंग मशीन बेसिकली किसी पैटर्न पे काम करती है। मैंने आपको ये भी बताया था। मिसाल के तौर पे अगर हमारी कोई चॉकलेट की मशीन है और वो 20 डॉलर में, या हो सकता है कि $15 में कोई चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक देती है, तो इस 15 को बनाने के डिफरेंट पैटर्न होंगे ना। अगर हम सिर्फ कॉइन की बात करें तो 15 के पैटर्न बनाने का ये है कि अगर 1 पेनी या 1 सेंट अलाउ है, तो 1 सेंट के 15 1 1 करके आप इंटर कर दें, तो आपको एक कॉफी या जो भी आप मांग रहे हैं वेंडिंग मशीन से आपको मिल जाएगी। तो ये एक पैटर्न है। इसी तरह से आप सारे 1 ना दें, अगर वहाँ पे 2 के कॉइन भी एग्जिस्ट करते हैं तो कुछ 1 दे दें, कुछ 2 के कॉइन दे दें। इस तरह से आपके पास ये पैटर्न भी अलाउ होगा। और अगर 5 की कॉइन भी अलाउ करते हैं तो आप कुछ 5 की कॉइन, कुछ 1 की कॉइन उसमें इंटर करें, तब भी आपको वेंडिंग मशीन जो आपके पास है, वो वेंडिंग मशीन आपको आउटपुट देगी। इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे पैटर्न होंगे जो बेसिकली आप अलाउ करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम जाएँ तो हम कहेंगे ये मशीन जो ये पैटर्न बना रही है, ये किसी न किसी कैरेक्टर पे डिफाइन हुई हुई है। तो आप कहेंगे किन कैरेक्टर पे डिफाइन हुई हुई है मशीन, ये वेंडिंग मशीन? तो बात ये होती है कि ये वेंडिंग मशीन डिफाइन हुई हुई है जो यूएस में या जहाँ डॉलर की फॉर्मेट में काम हो रहा है, वहाँ पर जो उसके कॉइन्स हैं, वो उस उन पे ये लैंग्वेज डिफाइन, मिसाल के तौर पे 1 पे हुई हुई है क्योंकि 1 सेंट है, 2 पे हुई हुई है मिसाल के तौर पे, 5 पे हुई हुई है और 10 पे हुई है। आप हो सकता है उस कंट्री में ये 4 किस्म के डिफरेंट कॉइन चलते हो। तो हमारी मशीन जो है, वो इन डिफरेंट कॉइन्स पे जो है वो अलाइन हुई हुई है या डिफाइन हुई है। इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ इन्हीं कैरेक्टर से वैलिड और इनवैलिड पैटर्न बना सकते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अब आप डिस्क्राइब करेंगे भाई इसमें आपके कैरेक्टर का समीशन जो है, ये डिस्क्रिप्शन क्या हुई? तो इन जितने भी कैरेक्टर हैं इनका समीशन जो है वो 15 के बराबर होना चाहिए, तो आपको चॉकलेट मिल जाएगी, अदरवाइज चॉकलेट नहीं मिलेगी। तो इसमें बहुत सारे वैलिड और इनवैलिड कैरेक्टर, जो वैलिड कैरेक्टर होंगे, यानी इसमें बहुत सारे वैलिड कैरेक्टर हो जाएंगे या पैटर्न हो जाएंगे, वैलिड पैटर्न हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक है, और बहुत सारे इनवैलिड पैटर्न होंगे। तो जो आपके पास वैलिड पैटर्न होंगे वो लैंग्वेज का पार्ट होंगे, और जो इनवैलिड होंगे वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगे। उन पे आपको चॉकलेट बाहर नहीं निकालनी। तो लैंग्वेज का पार्ट होंगे उनको आप कहते हैं भाई देखो ये डिफरेंट, कुछ कुछ आप जो है वो वर्ड्स लिख देते हैं कि देखो इसमें अगर आप 5 5 का पैटर्न दोगे तो आपको चॉकलेट मिल जाएगी। अगर आप जो है 15 का है तो 3 दफा 5 दोगे तो चॉकलेट मिल जाएगी। अगर आप 1 1 1 1 1 5 5 दोगे तो चॉकलेट मिल जाएगी। तो ये वो वैलिड लैंग्वेज का पार्ट है, इसीलिए मैंने इसको लिखा ये लैंग्वेज के पार्ट है। ये वो पैटर्न है जिससे आपको चॉकलेट मिल जाएगी। अदरवाइज इसके अलावा इसी तरह के टाइप के अलावा कोई पैटर्न लिखते हो, मिसाल के तौर पे आप कहते हो विच इज नॉट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, बहुत बड़ी चेन इसकी भी होगी। हालांकि कैरेक्टर लीगली इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं कहूँ कि 2 और 5 लिख दिया मैंने, तो यू कैन नॉट गेट द चॉकलेट 2 और 5 पैटर्न, इवन कि दीज कैरेक्टर आर द वैलिड, ये कैरेक्टर वैलिड है, लेकिन फिर भी आप जो है ये इसमें ऐसे चॉकलेट हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से इन वेरिएबल्स में देखें, हमने कहा कि वो शुरू हो सकता है कैरेक्टर से। अच्छा, उससे पहले हमें बताना होगा कि लैंग्वेज डिफाइन किस पे हुई हुई है। जैसे यहाँ पे हमने बताया, तो आप कहेंगे भाई देखो लैंग्वेज डिफाइन हुई हुई है, हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो ए से लेकर जी तक के कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिटल ए से लेकर जी तक के कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और 0 से लेकर 9 तक के कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाइफन इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज कैरेक्टर्स आर द वैलिड कैरेक्टर्स फॉर डिफाइनिंग योर लैंग्वेज। जो लैंग्वेज हम जिस क्लास ऑफ लैंग्वेज की इस वक्त हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की फॉर्मेट में, वो ये कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, इन्हीं कैरेक्टर पे डिफाइन हुई हुई। अब सवाल ये है कि इन कैरेक्टर को इस्तेमाल करके आप बहुत सारे वैलिड और इनवैलिड भी बना सकते हैं। अगर वैलिड की बात करें तो आप कहेंगे भाई वैलिड तो बहुत सारे हैं जो हम यहाँ बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ ए लिखें तब भी वैलिड वेरिएबल है, सिर्फ जी लिखें तब भी वैलिड वेरिएबल है, ए 1 2 3 लिखें ये भी वैलिड वेरिएबल है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे हैं जो वैलिड वेरिएबल हैं, जो हमारी लैंग्वेज का पार्ट है। अभी कैसे डिटेक्ट होगा ये बात नहीं कर रहे, अभी हम कह रहे हैं कि देखो ये लैंग्वेज के वैलिड कैरेक्टर्स हैं, वैलिड वर्ड्स हैं, कैरेक्टर तो ऊपर वाले वैलिड वर्ड्स हैं। लेकिन जो वैलिड नहीं है वो भी इन्हीं से बनाए जा सकते हैं। इनसे ना बनाए वो तो एक अलग केस है, वो तो है ही है, लेकिन इनसे बना सकते हैं। यानी 1 2 3 और ए बी सी हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर या ऐसे वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। यानी 1 2 3 ए बी सी, तो 1 2 3 से हमने पहले ही कह दिया कि शुड
स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश कैरेक्टर, यहाँ स्टार्ट का वर्ड लिख दीजिएगा, शुड स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश कैरेक्टर। अब जो इंग्लिश कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो रहे वो हमारी लैंग्वेज के वैलिड कैरेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब है ये वैलिड कैरेक्टर नहीं, नॉट पार्ट ऑफ लैंग्वेज। तो हालांकि इसमें सारे कैरेक्टर लैंग्वेज के पार्ट में शामिल है, लेकिन इसका पैटर्न जो है वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं, यही तो डिटेक्ट करना है हमें। तो इसके लिए हमें एक मशीन बनानी पड़ेगी, लेकिन मशीन बनाने से पहले हमें एक चीज सीखनी है कि जब हम इसको ऑटोमेट करने जाएंगे कि भाई कंप्यूटर से कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे या किसी को समझाएंगे, तो उस वक्त ये डिस्क्रिप्शन जो है किसी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होनी चाहिए। क्योंकि देखें, अगर ये डिस्क्रिप्शन जो यहाँ लिख रहे हैं या इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो उसमें अगर मैं लिखूं तो उसका एक फॉर्मेट हो जाएगा, अगर आप लिखें तो दूसरा फॉर्मेट आ जाएगा, कोई और लिखे तो तीसरा फॉर्मेट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि डिस्क्रिप्शन एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो कोई मशीन नहीं है कि आप कहें कि हाँ ये बेसिकली आपको बता देगा कि ये वैलिड है इनवैलिड, बल्कि सिर्फ वो डिस्क्राइब करने का एक तरीकेकार है। मिसाल के तौर पे मैं कभी अगर लिखता हूँ कि 2+2 2+8, इसका मतलब अभी मैंने इसका आंसर नहीं निकाला कि क्या आंसर होगा, लेकिन मैंने लिखा 2+8। ये एक ऐसा तरीकेकार है डिस्क्रिप्शन का, मैथमेटिकल, जो बेसिकली हर दुनिया में हर आदमी इसको समझ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, कि इसका मतलब है 2+8, यानी हम ये चाहते हैं करना। लेकिन अगर इसको मैं डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में लिखूं तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं कि 2 में 8 को ऐड करना है या 8 को 2 में ऐड करना है या ऐड करो 2 8 को। ये दो तीन तरह के डिफरेंट जुमले हैं जो बोले जा सकते हैं। अगर मैं इस तरह के जुमले बोलना शुरू कर दूं तो कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा। तो बेहतर तरीका ये होता है कि कोई स्टैंडर्डाइज तरीका हो जिससे हम अपनी डिस्क्रिप्शन को डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये जो है कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है वो बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये जो पार्ट है ये किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है। तो अभी हमने अमल सिखाया नहीं कि कैसे होगा, इसकी मशीन नहीं बनाई कि कैसे काम करेगा ये, लेकिन पहले डिस्क्राइब तो कर दो। तो वही बात है कि जो आप मशीन बनाने जाते हैं जिस चीज के लिए, कि इसके ये टोकन, ये वर्ड वैलिड है या ये वर्ड वैलिड नहीं है, मशीन बनाने से पहले ये सीख लिया जाए कि इस मशीन की डिस्क्रिप्शन को स्टैंडर्डाइज तरीके से कैसे प्रेजेंट किया, हाउ टू प्रेजेंट आवर लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है ये सेट ऑफ क्लास ऑफ लैंग्वेज है, ये एक सेट ऑफ क्लास लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे वो सीख लिया जाए। तो इनको प्रेजेंट करने के लिए जो इस वक्त हम जिस सेट ऑफ क्लास की बात कर रहे हैं, मैं एक क्लास के बाद आपको इसकी अनियन भी सिखाऊंगा कि भाई कैसे इसको कौन सी क्लास में हमने रखा है। तो डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ नोटेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। यानी मैं कहूँ कि ये जो लैंग्वेज है आपके पास, इसको अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं या ये जो लैंग्वेज है इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ नोटेशंस होनी चाहिए जिससे आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है तो वो एक नोटेशन ही तो है, वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं कि इसको किस तरह डिस्क्राइब करना है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं 2/8 करता हूँ तो इसका मतलब है कि ये एक डिफरेंट, हालांकि 2 ही है लेकिन साइन ये बता रहा है कि अब आपने डिफरेंट काम करना है। तो इसका मतलब है कि आपको कोई नोटेशंस रिक्वायर्ड है डिफरेंट काम कराने के लिए। तो फिर यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि आपको डिफरेंट काम कराने के लिए डिफरेंट नोटेशंस यूज करनी पड़ती हैं, और वो नोटेशंस क्या है वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि इफ यू आर डिस्क्राइबिंग, इसका मतलब हुआ कि whenever we are implementing whenever we are implementing a language और मशीन, ठीक है, एक लैंग्वेज है या एक मशीन है, अभी हम इस पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट, हो सकता है भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको सेट ऑफ कैरेक्टर चाहिए। सेट ऑफ कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर यानी जिसपे लैंग्वेज डिफाइन हुई है, यानी जिसपे लैंग्वेज डिफाइन की जाए वो आपके पास है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन यानी उस लैंग्वेज को जिसको बनाना चाहते हैं उसको डिस्क्राइब करें, और ये आप स्टैंडर्डाइज वे में चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा ये है कि उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये इसके वैलिड टोकन है या नहीं है, आपको एक मशीन डिजाइन करनी होगी, ठीक है। मशीन ये एक डेवलप करना होगा कि आप ये फॉर डेवलप, ये डेवलप करेंगे फॉर किसके लिए डेवलप करेंगे, रिकॉग्नाइज वैलिड और इनवैलिड टोकन।
वैलिड और इनवैलिड टोकन के लिए बेसिकली आप ये डिस्क्राइब करेंगे कि ये वैलिड है या इनवैलिड। तो इस तरह से आपकी एक कंप्लीट मशीन जो है वो डिजाइन हो जाए। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है। अभी हमने वेरिएबल्स को इसलिए टारगेट किया हुआ है कि हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, ज्यादातर लोग कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे, तो उनको कंपाइलर के बारे में भी पता है, कंपाइलर कैसे काम करता है वो भी पता है, और उसके अंदर ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है ये कैसे कंपाइलर डिटेक्ट करता है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है सिंटैक्स टाइप में। यानी जब आप टाइप करते हैं तो वो बता देता है कि ये वैलिड टोकन है या इनवैलिड। तो हर लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नॉर्मली जावा, सी शार्प, पाइथन, पीएचपी, ऑरेकल, इनमें जो वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं बहुत माइनर से फर्क के साथ इनकी बेसिकली डेफिनेशन डिस्क्राइब हुई। अगर आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन उठा के देखें तो हर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, तो हर वेरिएबल्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी जब भी आप किसी लैंग्वेज को बनाने के लिए जाएंगे। तो इसमें सेट ऑफ कैरेक्टर जाहिर है आप डिजाइन कर रहे हैं अपने लिए, कोई तीसरे आदमी के लिए नहीं, बल्कि आप कह रहे हैं कि मैं एक लैंग्वेज बना रहा हूँ और उसमें ये कैरेक्टर होने चाहिए। कैरेक्टर भी आप ही डिफाइन करेंगे कि क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन भी आप ही लिखेंगे। अब इंग्लिश में लिखें तो जाहिर है इंग्लिश, जब हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो हर आदमी के लिखने का अंदाज डिफरेंट होगा। तो हम उसको स्टैंडर्डाइज मेथड में प्रेजेंट करने का तरीके देखें कि हमारी लैंग्वेज प्रेजेंट कैसे होगी, और फिर उसके बाद मशीन उसकी डिजाइन करेंगे ताकि वो रिकग्नाइज कर सके कि ये वैलिड टोकन है और ये। और अगर फोर्थ स्टेप में जाएं तो फिर हम जाके बात करेंगे कि आप इसकी इस ऊपर वाले चीजों को देखते हुए इम्प्लीमेंट कर दें। इम्प्लीमेंट का मतलब है इसका जो कोड है वो लिख लें। एल्गोरिथम कह दें, हम कोड की बात नहीं करते, एल्गोरिथम जो है वो लिख लें कि अब आपने जो मशीन डिजाइन की है उसके एल्गोरिथम की तरफ जाएं और उसके एल्गोरिथम जो है वो लिख लें। तो ये तीन चार स्टेप से हमें गुजरना पड़ेगा चाहे वो किसी भी किस्म की मशीन हो। तो नॉर्मली इस वक्त तो हम किसी नोन काम के लिए जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स के लिए, ठीक है ना। तो क्योंकि वेरिएबल के लिए अगर बात करें तो आपको क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है, हम उसको डिस्क्राइब अगर करना चाहें तो सबसे पहले कैरेक्टर बताएं कि हम क्या कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। आपने कहा भाई देखें, नंबर वन पार्ट में ये है, नंबर वन का आंसर ये है कि हम ये कर सकते हैं कि आप करेक्ट, ये जो सिग्मा साइन है ना, ये नॉर्मली करेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज अ साइन ऑफ करेक्टर कि आपकी लैंग्वेज के करेक्टर को। ये सेट है तो सेट में लिख रहा हूँ मैं। सेट का मतलब ये है कि आप बताएंगे कौन कौन से कैरेक्टर अलाउ हैं, सिर्फ ये बता देंगे अलाउ क्या क्या है। जैसे आप वेंडिंग मशीन में कहते हैं भाई ये कॉइन अलाउ है, अगर पाकिस्तान ने बनाया है तो इवन कि आप हाइयर कॉइन भी डाल दें, डॉलर डाल दें या पाउंड डाल दें, तब भी वो अलाउ नहीं करेगा क्योंकि वो कैरेक्टर उस लैंग्वेज के लिए डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं कि ठीक है हमारे जो कॉइन है 5 मैक्सिमम या 10 मैक्सिमम का है, तो अगर कोई चॉकलेट 20 रुपए की है और आप उसकी जगह 1 पाउंड डाल दें जो कि 200 रुपए का है, तब भी वो आपको चॉकलेट नहीं देगा क्योंकि इलीगल कैरेक्टर इंसर्ट किया है। तो वो कैरेक्टर कौन से होंगे लैंग्वेज को, ये सबसे पहले डिफाइन करना होता है। तो हमारे लैंग्वेज के कैरेक्टर जो हैं वो इस वक्त हम डिफाइन करने जा रहे हैं। इट माइट बी स्मॉल ए टू स्मॉल जी, ये पूरी चेन लिख रहा हूँ मैं एक साथ, ए टू जी, और माइट बी कैपिटल ए टू कैपिटल जी, एंड माइट बी 0 to 9। ठीक है, इनसे मिलके बन सकता है, और माइट बी अंडरस्कोर। दीज आर द कैरेक्टर। मैं आसानी के लिए अपनी इस वक्त सिंप्लिसिटी के लिए इस अंडरस्कोर को हटा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इनसे बन सकता है, लेकिन इनसे बन सकता है ये तो नहीं पता चला कि इनसे बनेगा कैसे। यानी डिस्क्रिप्शन का पार्ट अभी भी यहाँ पे अननोन है कि हाउ टू बेसिकली योर लैंग्वेज आर, यानी कैसा होगा आपका लैंग्वेज ना। सिर्फ ये बता दिया है कि ये कैरेक्टर यूज होते हैं। अब आप सेकंड पार्ट को डिफाइन करेंगे। दो शुरू के दो पार्ट इतने मसले वाले, यानी पहला पार्ट तो कोई मसला वाला है, दूसरे पार्ट के लिए आपको लर्निंग करनी है कि आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। अब डिस्क्राइब करने के दो तरीके हैं। हम अपनी लैंग्वेज के अंदर उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फारसी, जिसमें चाहे आप डिस्क्राइब करते हैं भी मेरे कैरेक्टर ऐसे होंगे वर्डिंग में, लेकिन वर्डिंग में डिस्क्रिप्शन इज नॉट स्टैंडर्ड वे। तो स्टैंडर्ड वे में अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि आपकी लैंग्वेज कैसे होगी, तो उसके लिए आपको कुछ कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, और जब हम स्टैंडर्ड वे में डिस्क्राइब करते हैं तो उसका एक स्पेशल नाम है। तो द स्टैंडर्ड वे, ठीक है, स्टैंडर्ड वे ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है,
अगर हम अपनी लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड वे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस वक्त जो बात हो रही है उस लैंग्वेज की बात, अभी मैं कल अगली क्लास में दूसरी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा तो उसकी डिस्क्रिप्शन का नाम चेंज हो जाएगा। तो इस वक्त हम जिसकी बात कर रहे हैं और फिर मैं समझाऊंगा क्यों चेंज हो रहा है, क्या रीजन है, तो वो मैं सारे क्लियर करूंगा। अभी उन चीजों को बताने का फायदा नहीं होगा हमें। तो द स्टैंडर्ड वे ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लैंग्वेज, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं उसका है, उसको कहते हैं हम रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन किया जाता है, जो इसका तरीका है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन से अगर हम मतलब हम अपनी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड वे में विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन के मैं टाइप करके बताऊं, अगर मैं कोई कोई टेक्निक यूज करता हूं तो उसका नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन। और भी बहुत सारी टेक्निक है जिसको हम कहते हैं, जैसे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, इस तरह के डिफरेंट वेज हैं। लेकिन अभी जिस लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, जो कैपेसिटी में हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो रेगुलर एक्सप्रेशन से हो जाएंगे। फिर मैं आपको इसकी पावर के बारे में बताऊंगा कि क्यों हम इसमें से कर रहे हैं। अब अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन में इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो यूनिक बेसिकली हमें कुछ नोटेशंस चाहिए होंगी ना। हम जैसे मैथमेटिकल वे में हम किसी चीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमें उसकी नोटेशंस चाहिए होती हैं। तो अब आप प्लानिंग कर रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो अब आप बता रहे हैं कि भाई मैं पहले, हालांकि डिस्क्रिप्शन से सिर्फ फायदा ये होगा कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाएगी। इससे कोई मशीन नहीं डेवलप होगी जो तीसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है, वो तो अभी हम बनाएंगे, पहले तो हम डिस्क्रिप्शन सीख लें। तो रेगुलर एक्सप्रेशन की कुछ नोटेशंस हैं। वो नोटेशंस ये है कि नंबर वन ये होता है कि आपके पास एक क्लीन स्टार, वो मैं अभी समझाऊंगा क्या, क्लीन स्टार एंड क्लीन प्लस साइन होता है। क्लीन स्टार एंड क्लीन प्लस, इनको हम यूज स्टार मेंशन करते हैं, स्टार और प्लस। दीज आर कॉल्ड बेसिकली क्लीन स्टार एंड क्लीन प्लस। और दूसरी नोटेशन जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, दूसरी नोटेशन जो इस्तेमाल होती है वो यूज होती है यूनियन और कॉन्केटिनेशन। ठीक है, यूनियन और कॉन्केटिनेशन। यूनियन और कॉन्केटिनेशन बेसिकली यूनियन का साइन जो है वो भी प्लस है और कॉन्केटिनेशन का साइन डॉट है। ये दो साइन है, चार साइनें हम ये यूज करेंगे और इन फोर साइंस के बेसिस के ऊपर हम अपनी लैंग्वेज, ये बहुत स्टैंडर्ड है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड फॉर्मेट भी एग्जिस्ट करता है। जब हम ये चार चीजें सीख जाएंगे तो फिर उसके बाद हम उस उन एक्सटेंडेड फॉर्मेट की तरफ जाएंगे। और उर्दू हमें सिखाना मकसद भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे कोर्स की प्री रैक है। प्री रैक से मुराद है कि आपको अभी तैयार कर रहे हैं कि आप जो एडवांस के टॉपिक्स हैं वहाँ पे जाने से पहले इन चीज़ों के बारे में जानते तो हों कम अज़ कम। तो अगर मैं एक्सटेंडेड ना भी पढ़ाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो ऑटोमेटा का पार्ट है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो सर। ओके, थैंक यू। सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो ये अब ये नोटेशंस क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊं। नोटेशन इसलिए जरूरी है, जैसे आप कहते थे कि मेरे पास नंबर हैं और अरिथमेटिक नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक, और मैं मैथमेटिक्स में इनको डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकता हूं। अब मैं रेदर देन बोलूं 9 0 को ऐड करो, एक जुमला देखें, 9 पहले बोला और फिर बोला 8, 9 8 को ऐड करो। कोई कहता है 9 और 8 को ऐड करो, फिर कोई कहता है ऐड करो 9 और 8 को। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट जुमले बोले जा सकते हैं। तो उस डिस्क्रिप्शन से बचने के लिए कि भाई पता नहीं कितने डिफरेंट टाइप के डिस्क्रिप्शन आप बोलोगे, किसी को समझ आए किसी को ना आए, कोई मैथमेटिकल नोटेशन हो जो इस बात को शो कर सके ना, भले ऑपरेशन बाद में देखेंगे, शो कर सके। तो उसने कहा भाई देखो, इसको शो करने का तरीका जो साइन है वो ये वाली साइन है, प्लस की साइन, और आप यूं लिखते हैं। अब किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सारी दुनिया समझ जाती है कि भाई क्या लिखा हुआ। सही है ना? तो इसका मतलब है कि इसके पास भी कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस के स्टेटमेंट है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, पावर है, इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस इसके पास है। वही ऑपरेशंस यहाँ पे भी हमने अपनी लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए दे दिया कि भाई स्टार है, प्लस है, और नाम इनके क्लीन स्टार और क्लीन प्लस है, इन दोनों के रिस्पेक्टिवली, और यूनियन एंड कॉन्केटिनेशन है रिस्पेक्टिवली। अब इनके ऑपरेशन समझने हैं कि जब मैं इसको लिखूं तो किस तरह से अंडरस्टैंडिंग कर सके, हम क्या किस तरह से बता सके कि भाई किसको हम क्या कह रहे हैं। तो क्लीन स्टार और क्लीन प्लस को पहले समझते हैं। ठीक है, और मैं डायरेक्टली आपको इस वेरिएबल वाले फॉर्मेट में लेके नहीं जा रहा हूँ, ये तो हम प्लानिंग के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं, और अभी हम डिस्क्रिप्शन को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में लिख रहे हैं। जब ये समझ आ जाएगा, और हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मैं सिर्फ समझाना मकसद है मेरा,
क्योंकि इस वक्त ऑटोमेटा नहीं पढ़ रहे, मतलब पढ़ तो ऑटोमेटा रहे, लेकिन ये वाला जो अंडरग्रेड वाला पार्ट है ये हम डिस्कस नहीं कर रहे, हमें सिर्फ इसको रिवाइज करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे नहीं जाऊँगा, आपको सिर्फ शेप अप कर रहा हूँ ताकि हम एक दो एग्जाम्पल्स कर सकें। तो अभी हम इस पार्ट पे खड़े हैं नंबर 2 पे। तो इसके लिए मैं पहले बहुत सिंपल सी एग्जांपल आपको पिक करता हूँ और समझाता हूँ कि ये जो चार नोटेशंस हैं ये किस तरह काम करते हैं और इनकी जनरेशन कैसी है। ज़्यादा थोड़ी मेहनत ज़्यादा आपको करनी होगी, मैं सिर्फ समझा दूंगा। तो वी आर नॉट बेसिकली टेकिंग द वेरिएबल्स। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी एक लैंग्वेज है और वो सिर्फ एक कैरेक्टर पे डिफाइन हुई हुई है और वो कैरेक्टर ए है। अब आप समझते हैं बात? ये लैंग्वेज ए है और वो सिर्फ एक कैरेक्टर पे डिफाइन हुई है। ये हो गई एक बात। और अब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि वर्डिंग में बता रहा हूँ, और सुनना, ये पहले वाला पार्ट मैंने, यानी नंबर 2 को समझने के लिए पहले हमने नंबर 1 वाले पार्ट को डिफाइन कर लिया कि मेरी लैंग्वेज सिर्फ ए पे डिफाइन, ठीक हो गया। अब मैं लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ ताकि मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख सकूँ। तो डिस्क्रिप्शन ये है कि मेरी लैंग्वेज जो है, मेरी लैंग्वेज वो एक्सेप्ट करेगी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए। वर्डिंग लिख देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए, यानी ए की तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगा। आसान सा जुमला मैंने बोला, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए। अगर मैं इस लैंग्वेज के कुछ टोकेन लिख दूं कि कौन से टोकेन हो सकते हैं, तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए, यानी सिंगल ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है, और ए भी हो सकता है, और उसके बाद ए इस तरह भी हो सकता है। ये बेसिकली सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं जो ऊपर वाली वर्डिंग के अगेंस्ट में जनरेट होंगे, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये नहीं है, ये तो चलो ठीक है, हमने एक टेंटेटिव लिख लिया कि ऊपर वाले जुमले से ये पता चलता है कि ये वाले हमारी लैंग्वेज के वैलिड वर्ड्स होंगे, इसके अलावा कोई वर्ड आएगा तो वो वैलिड नहीं होगा। हम यूं भी लिख सकते थे, ये तो एक ऑप्शन है, तो यूं भी लिख सकते थे ऑल पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल इवन लेंथ ऑफ ए, यानी तमाम ऐसे पॉसिबल जो कि इवन लेंथ वाले हो वही हमारे यहाँ एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो अब आपकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, होगा तो ए सही, लेकिन यकीनन अब आप कहेंगे कि ए हो सकता है, ए हो सकता है, और इस तरह से 6 ए हो सकते हैं, और इस तरह के जितने ए होंगे वो हो सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई ऐसा ए की कॉम्बिनेशन, और ऐसा कोई ए की कॉम्बिनेशन जो कि ऑड लेंथ पे कंसिस्ट करता है, वो आपकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं। अब देखिए दोनों की डिस्क्रिप्शन अलग अलग है। पहले वाला है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कोई इवन कोई ऑड नहीं, सब आपने लिख दिया। ऑल पॉसिबल इवन लेंथ ऑफ ए, जो इवन लेंथ रखते हो, तो इवन लेंथ ये है, ये हालांकि ए से ही बना रहे हैं लेकिन दो अलग अलग लैंग्वेज, दो अलग अलग दुनिया है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैं इसको वर्डिंग में डिस्क्राइब किया ना, जब इसको मैं स्टैंडर्ड तरीके से डिस्क्राइब करूंगा तो अलग मेथड होगा, और जब इसको डिस्क्राइब करूंगा तो अलग मेथड होगा। अभी सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, अभी वैलिडेशन तो करा ही नहीं रही, तीसरे स्टेप पे नहीं है, आप याद रखिएगा। तो मैं सिर्फ पहले वाले को बता रहा हूँ, ये पहला और ये दूसरा, कि पहले वाले को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम किस तरह लिखते हैं। तो इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन, मैंने कहा था ना ये रेगुलर एक्सप्रेशन, अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, रेदर देन डिस्क्रिप्शन लिखें, रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट वन विच इज इक्वल टू ए और उसकी पावर प्लस, मैं यहाँ पे हैंड्स ऑन करके लिख देता हूँ ताकि वो आपको कंफ्यूजन ना हो, कि ए की पावर अगर जब प्लस लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए। मैं भी समझाऊंगा इसको मैं, ठीक है, तमाम ए के पॉसिबल कॉम्बिनेशन। और अगर सेकंड वाले को लिखने जाऊं, मैं सेकंड वाले का लिखने जाऊं, तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी विच इज इक्वल टू डबल ए, मैं लिख दूं और उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के पावर प्लस कर दूं, क्लीन प्लस जिसे कहते हैं हम, तो ये बेसिकली सेकंड वाले की प्रेजेंटेशन। अब इसमें से अब कैसे इनकी प्रेजेंटेशन है, कैसे हम कहेंगे कि ये इसी जुमले को प्रेजेंट कर रहा है, ये मैं समझाता हूँ सिर्फ इसमें, ताकि हम फिर एक दो एग्जाम्पल और करके अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ। प्रेजेंटेशन बताइए, सिखाया नहीं है, कैसे कह रहा हूँ, वो सिखाने जा रहा हूँ मैं। नो सर, क्लियर है यहाँ तक तो। वेरी गुड ना। अच्छा जी, किसी और स्टूडेंट को कोई बात पूछनी हो तो पूछिए। जुनेद साहब, काशिफ, इकबाल साहब, शौकत साहब, ठीक नो है। सर, क्लियर है।
वेरी गुड, मतलब क्लियर। अच्छा जी। तो अब हम बात ये कर रहे हैं कि जो मैं प्लस का साइन यूज कर रहा हूँ, इसको कैसे कह रहे हैं कि ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो समझना ये है कि प्लस का साइन रिप्रेजेंट क्या करता है। हालांकि प्लस का साइन ये भी है जो नीचे वाले सेकंड पार्ट में लिखा है। तो हम कह रहे हैं कि प्लस का साइन अगर पावर पे लिखा हुआ हो तो उसका मतलब ये होता है। उसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं ये बिल्कुल लेमैन मतलब वे में समझाऊंगा। इसका मतलब होता है अनडिफाइंड लूप। और सुनिएगा, इसका मतलब होता है अनडिफाइंड लूप। और अनडिफाइंड लूप जो चलेगा, ये मैं सिर्फ एक लेमैन तरीके सिखा रहा हूँ आपको समझना, मतलब समझाने के लिए। जो लूप चलेगा वो 1 के लिए चल सकता है, 2 के लिए चल सकता है, 3 के लिए चल सकता है, एंड सो ऑन। इस तरह से ये बेसिकली इसका मतलब होता है लूप चलाना। लेकिन लूप की स्टार्टिंग 1 से होगी, 2 से होगी, 3। अब देखें, इसमें अगर आप लूप, ये सारे ऑप्शनल लूप हैं, आप 1 तक चलाएं, 2 तक चलाएं, 3 तक, ऐसा नहीं 1 2 3 4 इस तरह नहीं चला जैसे हमारे प्रोग्रामिंग के लूप होते हैं वैसे लूप नहीं। इसमें ऑप्शन, अगर आपने 1 तक चलाया तो ये एक दफा चलेगा लूप, अगर 2 दफा चलाया तो 2 दफा चलेगा। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको 1 टाइम चलाऊं, तो 1 टाइम चलाने का मतलब ये है कि ये एक दफा अपने लूप के अंदर आएगा। मैं इसको अगर ब्रैकेट से शो कर दूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से कि ये प्लस का साइन अगर एक दफा लूप चला रहा है तो वो अपने ब्रैकेट के अंदर आएगा। जो चीज ब्रैकेट में लिखी हुई है उसको पिक करेगा एक दफा, और पिक करने के बाद आपकी लैंग्वेज के पार्ट बना देगा कि ये लैंग्वेज है। तो हमने कहा था हाँ हमारी लैंग्वेज का पार्ट ए है। और अगर वो 2 दफा चला रहा है, लूप को 2 टाइम्स चला रहा है, अब जरा देखिएगा 2 टाइम्स चला रहे हैं, तो जब तक 2 लूप कंप्लीट नहीं हो जाएगा आपका करेक्टर या वर्ड जनरेट नहीं होगा। तो आप कहेंगे अच्छा 2 दफा चला रहे हैं, तो उसको मैं इस तरह डिफाइन कर देता हूँ कि यहाँ से आप आए, फर्स्ट टाइम इन हुए, फर्स्ट टाइम इन हुए तो आपने ए को रीड किया, तो ए रीड हो गया। अभी लूप कंप्लीट नहीं हुआ है, लिहाजा ये बफर में या पूल में चला गया ए। फिर दोबारा बाहर गए, आपने कहा लूप अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मुझे 2 दफा चलाना है, तो दोबारा अंदर आए। दोबारा भी आपके पास कोई और ऑप्शन तो है ही नहीं, आपके पास ए ही का ऑप्शन है। तो दोबारा भी आप ए पिक करेंगे और इसके साथ कॉन्केटिनेट करा देंगे। कॉन्केटिनेट का मतलब है कि ये वाला डॉट साइन लगाएंगे। डॉट साइन की मर्जी होती है लगाएं या ना लगाएं आप, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं यूज कर रहा। तो दोनों ए एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। 2 दफा क्यों ए आया, क्योंकि आपने कहा मैं 2 दफा लूप चलाऊंगा। तो फर्स्ट टाइम आप अंदर आए, ए पिक किया, फिर सेकंड टाइम अंदर आए, कोई और ऑप्शन होता तो कोई और चीज पिक करते, लेकिन आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपने कहा मेरे पास ए ही का ऑप्शन है, तो आपने दूसरी दफा भी ए पिक किया। जब लूप कंप्लीट हो जाएगा और उससे जो कैरेक्टर बनेगा वो आपकी लैंग्वेज का पार्ट होगा, जो कि यहाँ पे इस वक्त हमारे पास डबल ए बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ए की पावर प्लस अगर कर देते हैं, जिसको हम क्लीन प्लस कहते हैं, वो इसी बात को प्रेजेंट कर रहा है। अगर आप लूप को 3 दफा चलाएं तो क्या जनरेट होगा, आप कहेंगे 3 दफा चलाएंगे तो यकीनन 3 ए ही आएगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि आर ई ए प्लस जो है इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। यानी जो वर्डिंग थी उसको हमने टेक्निकली एक टेक्निकल फॉर्मेट के अंदर। अब अगर इस दुनिया में जो लोग ऑटोमेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोग ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं, जो लोग ऑटोमेटा पे बात करते हैं, अगर आप उनको ए प्लस के बारे में लिख दें, आप खाली यूं लिख दें कि ए प्लस, तो उनको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि इसका मतलब क्या है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। समटाइम ऐसा होता है कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आप एक ऑटोमेटेड टूल डाउनलोड करते हैं जिसमें वो कहता है कि मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन दे दो तो मैं तुम्हारे लिए कोड लिख दूंगा। बहुत सारे लोग प्रोग्रामर हैं, वो रिजिक्स लिखते रहे हैं। यहाँ पे रिजिक्स जब लिखते हैं तो रिजिक्स आपसे क्या मांगता है, वो यही रेगुलर एक्सप्रेशन आपसे मांगता है। अब अगर रिजिक्स आप लिख रहे हैं और आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना नहीं आता, तो फिर आपको तो पता ही नहीं है कि आप ए प्लस किसको कह रहे हैं, ए स्टार किसको कह रहे हैं, और ये किसकी बात हो रही है। तो ये वो स्टैंडर्ड वे है जो दुनिया के लोग तो समझेंगे समझेंगे, और जो लोगों ने इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया है वो भी यही कहते हैं कि इन्हीं नोटेशन को इस्तेमाल करो। तो इसलिए इन नोटेशन का समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर बात करें तो इसका मतलब है कि ऑल पॉसिबल इवन लेंथ। इवन लेंथ का मतलब यह है कि इसका लूप भी 1 2 3 4 ही होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 इसी तरह होगा। तो जब आप इसके लिए लैंग्वेज के कैरेक्टर डिफाइन करेंगे, तो इसके लैंग्वेज का कैरेक्टर जब आप फर्स्ट टाइम 1 के लिए चलाएंगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि ए को ले लें और ए को ना लें, क्योंकि दोनों कॉन्केटिनेट हुए हैं, जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। तो whenever you come inside the bracket for the loop purpose, तो आपको दोनों ए पिक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दो, अगर एक दफा लूप चल रहा है तो पिक दोनों ए होगा, तो ये हो जाएगा ए ए। और अगर आप 2 दफा लूप चला रहे हैं, इसके अंदर आएंगे, तो पहली दफा अंदर आएंगे तो आप 2 ए को पिक करेंगे और आप बफर में या पूल में रख देंगे।
फिर सेकंड टाइम जब आएंगे तो फिर आप 2A पिक करने सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो आप 2A पिक करेंगे, 2A पिक करने के बाद आप जो है वो 4A जो है वो आपकी लैंग्वेज का पार्ट बन जाएगा। इस तरह से आप कहेंगे कि इस वक्त जो हमने लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया है वो ऐसी डिस्क्रिप्शन है, ये इस टाइप की डिस्क्रिप्शन है जो बेसिकली हमारे पास इवन लेंथ ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं वो जनरेट हो रही है। ठीक है, बात समझ आई? तो इस तरह से आप बेसिकली यहाँ पे अपने सारे काम जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये पहली नोटेशन है जो प्लस वाली नोटेशन है, वो भी क्लीन प्लस, वो आपने यहाँ पे देख लिया। और ये क्लीन प्लस की नोटेशन जो है वो इस बात को प्रेजेंट कर रही है कि आप किस तरह से लैंग्वेज को डिफाइन। अब अगर क्लीन स्टार की बात करें तो हमें डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसको मिटा देता हूँ ये वाले पार्ट को सारे को, और मैं लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन अभी मैं दूसरे पार्ट को ये दोबारा लिखूंगा नहीं। तो आप इसको जो है वो सेकंड और थर्ड पार्ट को भी हम देखेंगे, पहले हम सेकंड पार्ट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गेन कर लें। तो अब मैं एक लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ सर वो सॉरी, एक पिछले टॉपिक में सवाल है, अगर अभी कर लूं या थोड़ी देर वेट करूं? बोले सर वो जो सेकंड लैंग्वेज थी जिसमें हमारे डबल ए के पेयर्स आ रहे थे, तो हमारे पास सिंबल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं ना किसी भी लैंग्वेज के। तो सेकंड लैंग्वेज में मैं सिंबल को क्या कहूंगा, डबल ए या ए? कि इस लैंग्वेज का जो है ना जो कॉन्स्टिट्यूएंट कैरेक्टर्स या सिंबल्स है वो ए है या डबल ए? ए है ए बिल्कुल। को कहेंगे। जी जी। ठीक है सर, लेकिन थैंक यू उससे जो ए से जो जो लैंग्वेज बनेगी वो बेसिकली इवन लेंथ होगी, बिल्कुल ऐसा ही। जी, बिल्कुल ठीक सर, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी, मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं अब थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन से चेंज करता हूँ। जी अंजुम, आप पूछ लीजिए सवाल, हैंड रेस करने की जरूरत है, आप लोग अलाउ है। जी अंजुम। हेलो, हाँ सर, मैंने पूछना था ये आपके इसमें एक प्लस का साइन होता था, एक स्टार का भी साइन होता था, दोनों में मुझे डिफरेंस जो है थोड़ा भूल गया है, अगर आप अभी मैंने रिकॉल करा दें। स्टार पढ़ा दिया मैंने, स्टार यानी क्लीन स्टार पढ़ा है जो पावर पे लगा हुआ है, और अब मैं क्लीन क्लीन प्लस पढ़ा प्लस दिया, क्लीन प्लस पढ़ा दिया, प्लस क्लीन पढ़ा स्टार दिया। पढ़ाने जी जा जी रहा हूँ। जी जी, जी क्लीन सर, प्लस पढ़ाने स्टार पढ़ाने जा रहा हूँ। ऑल पॉसिबल नहीं, कॉम्बिनेशन। मैं जहाँ तक इसमें नल का एक पॉसिबिलिटी होती थी, मेरे ख्याल इतना फर्क था शायद। मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको तो आता है तो वो ओके इस सर, लेके ओके मैं अभी उसी पे ठीक है। अच्छा जी, ओके आपकी ओके ओके, थैंक यू। ओके अंजुम, आपकी लैंग्वेज थैंक जो है वो डिफाइन हुई है इस वक्त स्टिल ए पे, और आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा चेंज किया है। और वो चेंज ये है मेरे भाई कि आपने कहा ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए, यानी तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ए की। यहाँ तक तो हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन अब उसको कह रहा है इंक्लूडिंग नल, यानी आपकी लैंग्वेज में एक, अब ये नल की जो बेसिकली सारी रुदाद है वो भी हम सुनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसको। बस आप ये अभी अज्यूम कर लें कि आपकी लैंग्वेज जो है वो नल को भी एक्सेप्ट करता है। नल का मतलब ये है कि विदाउट एनी करेक्टर यू कैन बेसिकली मूव, आप किसी भी करेक्टर के बगैर मूव कर सकते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट को यूं समझाता हूँ आसानी के लिए कि अगर आप कोई वेंडिंग मशीन बना रहे हैं, और वेंडिंग मशीन बनाते बनाते आपने जब बनाई, और जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, जब वो अपने फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं, वो कॉइन की कॉम्बिनेशन देने के बाद कि 5 5 और 5 की कॉम्बिनेशन दी और 15 सेंट से आपको फाइनल स्टेट पे पहुंचा दिया गया, और अब आपको चॉकलेट भी दे दी गई। तो अब आप मुझे बताइए कि अगले क्लाइंट के लिए आपका कंट्रोल यहाँ से कहाँ जाएगा। ये अगर स्टार्ट है, ये अगर फाइनल है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि हमें इस बारे में पता हो कि नल किसे कहते हैं। तो आप कह रहे थे कि मैं इस स्टेट से इस स्टेट पे मूव करूंगा तो मुझे एक कॉइन इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर इस स्टेट से किसी भी स्टेट पे जाऊंगा तो कोई कॉइन इंसर्ट करूंगा तो स्टेट मूव होगा, यानी किसी कैरेक्टर के ऊपर आपकी मूवमेंट हो रही है। लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि आप फाइनल स्टेट तक पहुंच भी गए किसी वजह से, तो फाइनल स्टेट के बाद जब आपको चॉकलेट दे दी गई, तो अब आपका कंट्रोल अगले क्लाइंट के लिए या अगले प्रोसेस के लिए कहाँ होना चाहिए? तो आप कहेंगे यकीनन हमारा जो कंट्रोल है वो इनिशियल स्टेट पे होना चाहिए। अब सवाल ये है कि यहाँ से इनिशियल स्टेट पे आपका कंट्रोल जाएगा कैसे? तो आप कहेंगे भाई मैं एक ट्रांजिशन करूंगा इस तरह से जो कि नल प्रेजेंटेशन होगी। नल का मतलब ये है कि किसी ये बेसिकली ई टाइप की जो एक्सेंट्रिसिटी लिखते हैं ना वो है
कि मैं विदाउट एनी कैरेक्टर कंज्यूम, क्योंकि अब तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको वापस लेके जाऊं, तो मैं किसी किस्म के कैरेक्टर को नहीं एक्सेप्ट करूंगा। जब उसको चॉकलेट दे दूंगा, सारे मामला कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम अपना कंट्रोल वापस इनिशियल स्टेट को देंगे। तो वापस इनिशियल स्टेट पे कैसे आएंगे? इनिशियल स्टेट पे ऐसे आएंगे कि आप इसको एक नल की ट्रांजिशन कर देंगे। तो ये ट्रांजिशन बेसिकली हमारे ऑटोमेटा में एग्जिस्ट करती है। तो वही ट्रांजिशन यहाँ पे दी जा रही है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, दिस नॉट बेसिकली एक्चुअल में ये नल हम जब पढ़ना थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। मैं एक सिर्फ समझाने के लिए कि ट्रांजिशन को बेसिकली हम नल कह रहे हैं कि अगर आप इस स्टेट से इस स्टेट पे आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस स्टेट से इस स्टेट पे विदाउट एनी कैरेक्टर आऊं, तो वो नल से आप आ सकते हैं। यानी मैं क्योंकि मशीन में बना रहा हूं और मुझे जरूरत है नल कैरेक्टर की, तो मैं इस तरह दे सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं इनिशियल से फाइनल को भी नल दे दूं, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं विदाउट एनी बेसिकली कॉम्बिनेशन डायरेक्ट फाइनल में पहुंचा दूं, तो नल कैरेक्टर दे सकता हूं। अभी हो सकता है इसके बारे में थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन ज़ाहिर है इसकी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए नल वैल्यू जो है वो बहुत कसरत से हमारे ऑटोमेटा में इस्तेमाल होता है। इसको हम कहते हैं स्किप करना। याद होगा प्रोग्रामिंग में भी कभी लूप के अंदर कंटिन्यू का वर्ड यूज करते हैं, तो आपको याद होगा कंटिन्यू के वर्ड का मतलब ये होता है कि आप किसी काम को, प्रोसेस को स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहते हैं, तो कंटिन्यू यूज कर लेते हैं। इसी तरह से आप किसी काम को, बहुत सारे काम को छोड़ के नल, यानी कोई प्रोसेस को स्किप करना चाहते हैं और आगे बढ़ जाना चाहते हैं, तो नल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कहते हैं ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए, तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए जो है वो होंगे। इसका तो हमें पता है क्या है, लेकिन इंक्लूडिंग नल, यानी अब आपकी लैंग्वेज का पार्ट नल भी होगा। जब मैं इसमें वैलिड टोकन लिखूंगा ना, तो सिर्फ एक फर्क आएगा, जैसे भी अंजुम कहना चाह रहे थे, वो ये होगा कि आपकी लैंग्वेज के अंदर एक नल कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा और उसके बाद सारे के सारे जो हैं वो वही कैरेक्टर आ जाएंगे जो आपने पहले देखे थे। डबल ए भी आ जाएगा, फिर ट्रिपल ए भी आ जाएगा, ठीक है, ट्रिपल ए भी आ जाएगा, और फिर इस तरह से सारे कैरेक्टर। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या चीज आ जाएगी? नल। इसका मतलब ये होता है, और सुनिएगा, मतलब ये आस्ते आस्ते आपको समझ आएगा, तो वही उन्हीं जुमलों में से पहला जुमला है कि आपको याद होगा कि इसका मतलब ये होता है कि ये सारे वैलिड टोकन है। तो इसका मतलब, वैलिड टोकन का मतलब ये होता है कि जब आप ए डालेंगे तो इन जो मशीन बनाएंगे उसमें आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। जब आप डबल ए करेंगे तब भी आप फाइनल स्टेट पे आ जाएंगे, जब ट्रिपल ए करेंगे तब भी आप फाइनल स्टेट पे आ जाएंगे। लेकिन जब आप कुछ नहीं इंटर करेंगे तब भी आप फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि लैंग्वेज का पार्ट है इंक्लूडिंग नल। अब हो सकता है अभी बहुत ज्यादा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो या समझ नहीं आ रहा हो, तो अभी यहाँ होल्ड करेंगे, इंशाल्लाह ये बात जो मैं नल की कह रहा हूँ समझ आ जाएगा। अभी प्रेजेंटेशन करना सीख लेते हैं। तो अगर कभी लिखा हुआ इंक्लूडिंग नल, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए इंक्लूडिंग नल, तो इसका मतलब आपकी लैंग्वेज का नल पार्ट होगा। अब एक सेट, यानी ये वैलिड, हालांकि लैंग्वेज डिफाइन उन्हीं कैरेक्टर्स पे हुई है जो जिसपे पहले डिफाइन थी ए, लेकिन अब हमने फर्क सिर्फ कर दिया कि हमारी लैंग्वेज में नल भी एक्सेप्ट होगा। तो इसको प्रेजेंट करने के लिए जब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो फर्क सिर्फ ये आएगा कि अब हम ए प्लस की जगह ए स्टार लिख रहे होंगे यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड बेसिकली ए स्टार। ए प्लस और ए स्टार में वाहिद यही फर्क है, सेट पूरा सेम होता है, बस ए स्टार का मतलब है कि नल भी आ जाएगा। हम अगर एक लेमैन आदमी की तरह सीखना चाहें तो वो कहता है कि ए स्टार का मतलब है कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यानी अब लूप जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। जीरो का मतलब है कि ए की पावर जीरो, यानी नथिंग, कोई ए नहीं होना चाहिए। ये मैथमेटिकल पावर नहीं है, ये लूप वाला पावर है कि आप कोई लूप ना चलाएं, जीरो, कोई लूप ना चलाएं। जब कोई लूप नहीं चलेगा तो उस वक्त जो चीज जनरेट होगी वो नल होगी। तो अब आपके लूप जो है वो ए। तो अब आप जब लूप को इस तरह से देख रहे हैं कि ये लूप चल रहा है, तो अब आपके पास जो कैरेक्टर जनरेट होंगे लैंग्वेज के अंदर, तो जब आप जीरो से उसको स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त नल जनरेट होगा, जब वन से करेंगे तो एक कैरेक्टर ए होगा, जब टू करेंगे तो दो कॉन्केटिनेटेड ए होगा, ये मैं बता चुका हूँ, और इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ओनली डिफरेंस इज बिटवीन द ए क्लीन स्टार एंड क्लीन प्लस इज whenever you will write the clean star, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लीन स्टार लिखते हैं, अभी मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको थोड़ी देर में शो कर दूंगा, तो इसका मतलब है आपकी लैंग्वेज का पार्ट नल भी है। और जब क्लीन प्लस लिखते हैं तो इसका मतलब है आपकी लैंग्वेज का पार्ट नल नहीं है, आप नल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दो मकसद है। और इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि ये जब मैं इस मशीन को डिज़ाइन करूंगा ना, उस वक्त थोड़ा सा आज ही करेंगे तो आपको ये बातें समझ आ जाएंगी कि हम किस सिलसिले में बात कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल और कराता हूँ,
और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इसके साथ एसोसिएटेड मशीन बनाते हैं। और क्योंकि एग्जाम्पल करने को तो बहुत है, पूरा लेक्चर आज का हम इस पे दे सकते हैं, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन पे, उसके टाइप्स पे, तो वो मैं अभी इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। बस ये रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, फिर मैं एक मशीन इसके साथ एसोसिएट बनाना चाहता हूँ, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी नल वाला क्लियर हो जाए और मशीन भी देख लें। जो तीसरा पॉइंट था हमारे, जो मैंने लिखा था, उसका थर्ड पॉइंट, कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन बेसिकली, तो एक मशीन कैसे बनाएंगे। खैर, उससे पहले मैं एक और लैंग्वेज डिफाइन करना चाहता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 में, और एग्जाम्पल नंबर 2 में, और वो ये है कि हमारी लैंग्वेज जो है वो अब डिफाइन हुई है। अभी तक मैं वेरिएबल्स में नहीं आया, क्योंकि उस पर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको मैं डिफाइन ज़रूर करूँगा ताकि वो फाइनलाइज आपको समझा दूँ, उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि अब हमारी लैंग्वेज डिफाइन हुई है सॉरी, वो हुई है ए और बी पे, ठीक है, ए और बी पे हमारी लैंग्वेज डिफाइन है। अब आपके पास लैंग्वेज एक कैरेक्टर पे नहीं है, ये खत्म हो गया यहाँ पे। अब एक नया सवाल, एक नई लैंग्वेज को हम पिक कर रहे हैं, एक नया सेट ऑफ प्रॉब्लम है, और उसके सबसे पहला पार्ट जो होता है कि लैंग्वेज किन कैरेक्टर्स पे डिफाइन है। तो हमने कहा लैंग्वेज भाई 2 कैरेक्टर पे डिफाइन है, वो एक कैरेक्टर ए है, एक कैरेक्टर बी है, सपोज करते हैं। तो दूसरी बात ये कि किस टाइप की लैंग्वेज के बारे में आप बात कर रहे हैं, किस टाइप की लैंग्वेज को आप बेसिकली देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑल पॉसिबल combination of A and B, सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन A और B की, यानी A और B की सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब ये है कि आप A और B की सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, और इस वक्त आपने नल को इंक्लूड नहीं किया है। तो इस सूरत हाल में अगर आप यहाँ लैंग्वेज को लिखें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा आपके पास, लैंग्वेज L इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ए और बी की सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब यहाँ पे और जो है ना, ये बड़ा कंफ्यूज करता है कि इसका मतलब ये है कि आप ए को अलग भी लिख सकते हैं, बी को अलग भी लिख सकते हैं, और ए बी को मिला के भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली प्लस साइन। इसका मतलब है यहाँ पे ये वाला और लिखें तो बेहतर है, ए और बी, ये ओ और लिख दिया मैंने, और ये यूनियन, क्योंकि यूनियन को नॉर्मली प्लस और से लिखा जाता है, मैं फिर सही करके लिख देता हूँ उसको। दिस इज कॉल्ड और, ठीक है, और ऑल्टरनेटली दिस इज कॉल्ड यूनियन, ठीक। तो यहाँ पे हमने ए और बी लिख दिया। तो अब यानी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, चाहे ए की बनाए, चाहे बी की बनाए, चाहे ए बी को मिला के बनाए। तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ, ए बी की सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। आपने कहा ए बी हो सकता है, ठीक है, सिर्फ ए बी हो सकता है, सिर्फ बी भी हो सकता है, ठीक, और ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और ए बी भी हो सकता है, और उसके बाद ए बी ए भी हो सकता है, एंड ए भी हो सकता है, एंड सो ऑन। पता नहीं इस तरह की कितनी कॉम्बिनेशन है जो आप बना सकते हैं, जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या ये बात समझ आई है या नहीं। मतलब जो मैं जुमला कह रहा हूँ दोबारा उसको पढ़ लेते हैं, कि मैं ये कह रहा हूँ कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी, ए और बी की सारी पॉसिबल, अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो ए बी की सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। ए बी की सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि आप जो है बेसिकली यहाँ पे ए और बी से बनने वाले सारे टोकन आपकी लैंग्वेज का पार्ट होंगे, चाहे वो ए से अलहदा बन रहे हो, बी से अलहदा बन रहे हो, या ए बी को मिला के बन रहे हो। तो आपने कहा अच्छा ए से जो बन रहे होंगे वो ए हो गया, बी हो गया, ये ए से या बी से बन रहे, इनको मिला के बनाए तो ए बी और बी ए हो गया। फिर टू लेंथ के ए वाले खाली ए हो गया, टू लेंथ वाले बी खाली ए बी हो गया, एंड सो ऑन। इस तरह के सारे कैरेक्टर्स जो है वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। और अभी देखें, आप अगर देखें तो पहले मैंने सिंगल कैरेक्टर के बनाए, फिर मैंने 2 कैरेक्टर के बनाए, फिर मैंने यहाँ तक 2 कैरेक्टर के बनाए, फिर मैंने 3 कैरेक्टर के बनाए, एंड सो ऑन। इस तरह के मैं बेसिकली सारे ऑप्शंस पे जो है वो वर्किंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपने कहा कि ये मेरे पास जो है वो इस लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट में टोकेन्स हैं या वर्ड्स हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं, आपसे मुराद है कि इसकी स्टैंडर्ड वे में हम चाहते हैं प्रेजेंटेशन करना। तो स्टैंडर्ड वे में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अगर मैं इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूं तो कहता है रेगुलर एक्सप्रेशन आप इसकी लिख दीजिए। तो द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ दिस लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ दिस लैंग्वेज इज इक्वल टू, अब कहेंगे भाई इसका आसान तरीका ये है कि स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है ए प्लस बी की पावर
अब प्लस देखिए यहाँ पे प्लस जो है वो किस मायनों में इस्तेमाल हो रहा है, a प्लस बी की पावर स्टार, ठीक है, ये बेसिकली आपने कहा ये इसका जो है वो ऑप्शन होगा, a प्लस बी की पावर स्टार। यानी क्या मतलब हुआ कि इस वक्त ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी उसको मैंने प्रेजेंट कर दिया अपने रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्मेट में। ये जो प्लस है ये और को प्रेजेंट कर रहा है, यानी वेन एवर यू विल कम इनसाइड द ब्रैकेट यू कैन पिक आइदर ए और आइदर बी। आप ए को पिक कर सकते हैं या बी को पिक कर सकते हैं। और इस सॉरी स्टार की जगह पे प्लस लगाएंगे क्योंकि नल को मैंने इंक्लूड नहीं कराया है, तो लिहाजा ये पावर में प्लस है, ठीक है। जब इंक्लूड करा दूंगा नल को तो फिर वो बेसिकली स्टार हो जाएगा। और इसके लूप को अगर चलाऊं तो 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह के इसके लूप जो है वो चल रहे होंगे। अब देखिए मैं आपको समझाऊं, इसमें जो इशू है ना, जो स्टूडेंट को जो कंफ्यूज होता है वो क्या है, वो ये है कि अगर मैं इस डिस्क्रिप्शन को सीखने के लिए रन करूं तो क्या होगा। तो इस डिस्क्रिप्शन को सीखने के लिए रन करूं तो ये होगा कि आप कहेंगे पहले मैं लूप 1 के लिए चलाऊंगा, तो लूप 1 के लिए जब चलाऊंगा तो मैं जब इसके अंदर इन हो जाऊंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन पिक कर लें, क्योंकि और लगा हुआ है बीच में, यूनियन का मतलब है और लगा हुआ है। तो इसका मतलब है जब आप लूप तो 1 चला रहे हैं लेकिन ऑप्शन दो हैं कि आप ए भी पिक कर सकते हैं और बी भी पिक कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ए भी पिक कर सकते हैं और बी भी पिक कर सकते हैं। लेकिन जब मैं 2 के लिए लूप चलाऊंगा और इसमें जाऊंगा तो जब तक लूप 2 दफा कंप्लीट ना हो जाए, जब तक मैं इसको कंप्लीट टोकन नहीं कहता। अब आप देखिए जरा इसमें क्या क्या ऑप्शन में 2 का लूप चला रहा हूं मैं, इन हुआ, इन होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ए पिक कर ले या बी पिक कर ले। सपोज करें कि मैंने ए पिक कर लिया, उसके बाद आप दोबारा बाहर गए, आपने कहा अभी लूप कंप्लीट नहीं हुआ, दोबारा अंदर आए, दोबारा अंदर आएंगे तो आपके पास फिर दो ऑप्शन है, या तो ए पिक करेंगे या बी पिक करेंगे। आप कहेंगे मैं बी पिक कर लिया, तो आपका टोकन ए बी बन गया। लेकिन क्या जरूरी है कि ए बी बने? जब आप पहली दफा इन हुए थे तो हो सकता था कि आप बी पिक कर लेते, और जब दोबारा इन हुए थे तो हो सकता था कि आप ए पिक कर लेते। क्या यही दो टोकन बनेंगे? हो सकता है कि आप जब 2 दफा लूप चला रहे हो तो यूं चलाएं कि जब आप पहली दफा इन हो अंदर तो हो सकता है कि आप ए पिक कर लें, और जब दूसरी दफा इन हो तब भी आप ए पिक कर लें, और यही ऑप्शन जो है वो बीबी के लिए हो। ये 4 डिफरेंट ऑप्शन से 2 लेंथ का लूप चलाया जा सकता है। 2 लेंथ का लूप इन 4 डिफरेंट ऑप्शन से चलाया जा सकता है। कुछ समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो इस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि मेरे टोकन अगर लूप 2 दफा चलाया जाए तो ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, और ए हो सकता है, और बी बी हो सकता है अगर मैं 2 का लूप चला रहा हूं। और अगर मैं 3 का लूप चला रहा हूं तो सिमिलरली इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, ए और बी। और अगर मैं इसी में ऐड कर दूं कि इंक्लूडिंग नल, तो फिर आप समझ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ चेंज ये आएगा कि आपके पास जो है इस लैंग्वेज में नल जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, और यहाँ पर आप इस प्लस की जगह स्टार लगा देंगे। तो दिस टाइप ऑफ द बेसिकली नोटेशन वी आर यूजिंग। अब मैं आपको एक दो सवाल और करा के फिर हम, ये तो हो गया वो कॉम्बिनेशन जो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको एक दो सवाल और कराता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि अभी हम सिर्फ 2 कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट वेरिएबल पे जंप कर जाएंगे तो क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज वेरिएबल है बेसिकली, वेरिएबल्स के अंदर जो है वो कई कैरेक्टर यूज होते हैं, तो इतने सारे कैरेक्टर को संभालना हमारे लिए आसान नहीं। अभी हम सिर्फ 2 कैरेक्टर की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, 2 कैरेक्टर लैंग्वेज। तो 2 कैरेक्टर लैंग्वेज में अगर हम एक दो सवाल और करते हैं, जिन लोगों ने रिसेंटली ऑटोमेटा पढ़ा होगा उनको तो खैर ये सारी बातें बहुत क्लियर होंगी, क्योंकि उनके पास ये चीज़ें जो है वो अपने स्टॉक में यानी मेमोरी के स्टॉक में मौजूद होंगी। लेकिन अगर किसी ने पुराना पढ़ा हुआ है तो उनके पास ये मेमोरी के स्टॉक में बहुत धुंधला हो चुका होगा, तो उसके लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर एक दो सवाल कराता हूँ और एक दो सवाल आपको करने के लिए देता हूँ ताकि हम ये बात सोच सकें कि आपको कितना समझ आया है। एग्जाम्पल में मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, अभी हम 2 कैरेक्टर पे रुके हैं, हम कैरेक्टर को बढ़ा नहीं रहे कि इस वजह से कि जितना कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ राइटिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है। हमारी लैंग्वेज डिफाइन हुई है सपोज करो ए बी पे, ठीक है, इस वक्त हम कहते हैं लैंग्वेज की डिफाइन हुई ए बी पे। अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ पहले, ठीक है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी, ए बी की सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है, such that start with a। ये मेरे पास क्वेश्चन है, यानी
आप कह रहे हैं कि जो सवाल और का जो डिस्क्रिप्शन है वो ये कहता है, जिसको हमें रेगुलर एक्सप्रेशन में लेके जाना है ताकि हम सीख सकें कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी तो है, ये तो पहली कंडीशन है, लेकिन एक और कंडीशन इम्पोज कर दी है कि उसको स्टार्ट किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए, शुड स्टार्ट फ्रॉम ए, यानी उसको कि आप बी से स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं इसके लिए एक दो टोकन लिख देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपकी लैंग्वेज के लीगल टोकन कौन से होंगे। तो लैंग्वेज के लीगल टोकन जो होंगे, यानी जो वर्ड भी कहलाते हैं, वो होंगे जो ए से स्टार्ट हो सके। तो ए खुद हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, और ए हो सकता है, और इस तरह के बहुत सारे। क्या ये भी आपकी लैंग्वेज का पार्ट हो सकता है जो मैं लिख रहा हूँ बी ए? इस वक्त क्या ये लैंग्वेज का पार्ट होगा? आप कहेंगे नहीं भाई, क्योंकि लैंग्वेज में सख्ती से लिखा हुआ है कि स्टार्ट शुड स्टार्ट फ्रॉम ए, तो इसका मतलब है ये तो पार्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस आपकी लैंग्वेज, यानी अब आप एक नई क्लास ऑफ लैंग्वेज डिफाइन कर रहे हैं, उस पर अपनी मर्जी की प्रॉपर्टी और अपनी मर्जी की डिस्कशन इम्पोज कर रहे हैं। यही तो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स में बस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। तो इन्हीं से आस्ते 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 वहां तक पहुंचेंगे। फिर आप किसी भी किस्म का पैटर्न बनाने की कोशिश करें, जो प्रोग्रामर हजरात हैं वो सोचते होंगे कि हम रिजिक्स यूज करते हैं और रिजिक्स को बैकग्राउंड में कंपाइलर यूज कर लेता है, तो अब आप बेसिकली अपनी रिजिक्स भी खुद बना सकते होंगे थोड़ी देर के बाद, जब आपको मशीन बनाने आ जाएगी। अभी तो आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन, दिस इज नॉट अ मशीन। मैं अभी इसको बहुत ही क्लियरली बाइफ्रिकेट भी करूंगा कि अभी जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं ये कोई मशीन नहीं है, ये एक प्रेजेंटेशन है, सिर्फ इसलिए कि कल को हम किसी स्टैंडर्ड दुनिया में जाएं तो हमें बेसिकली ये पता हो, हमें ये पता हो कि ये जो है किस तरह से प्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो हम अभी प्रेजेंट कर रहे हैं, खाली प्रेजेंट करने से मशीन नहीं बनती, सिर्फ आसानी हो जाती है ताकि आप वर्डिंग से हटके एक स्टैंडर्ड तरीके में। अच्छा खैर चलो इसको बनाते हैं, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी, यानी ए बी की सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं इसकी आर ई की बात करता हूँ कि मैं इसका आर ई बनाने जाता हूँ, तो ये तो तय है कि हमारी मशीन शुरू ए से होगी, यानी उसके वर्ड्स जनरेट ए से होंगे। तो दिस इज स्टार्ट फ्रॉम ए, यानी हम ए से शुरू करेंगे उसको। उसके बाद वो कहता है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब दो ऑप्शन है, मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपके, अभी तो जाहिर है पहला सवाल है तो मैं आपको खुद समझाता हूँ कि एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अभी मैं पावर लगाऊंगा क्योंकि पावर में हाथ से लिखूंगा, इसकी वजह यह है कि यहाँ पे लिखूंगा तो उसके साथ लिखा हुआ आ जाएगा ए प्लस बी। अब इसमें दो ऑप्शन है जो मुझे समझ आते हैं और जो मैं समझाना भी चाह रहा हूँ आपको, कि एक ऑप्शन तो यह है कि मैं इसके ऊपर प्लस लगाऊं, और एक ऑप्शन ये है कि मैं उसको, अब आपको स्टार की अहमियत समझ आएगी, और एक ऑप्शन ये है कि मैं उसके ऊपर स्टार लगाऊं। तो अब सवाल यहाँ पे ये, अच्छा इससे पहले कि मैं आपको इससे सॉल्यूशन कराऊं, एक दो प्रॉपर्टी में आपको बता देता हूं कि अगर कभी लिखा हुआ हो कि ए कोई कैरेक्टर है और इसके साथ, मैं इसको हाथ से लिख देता हूँ, सॉरी इसको कट करते हैं, ए कोई कैरेक्टर है और इसके साथ कोई नल कॉन्केटिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब ए ही होता है। और अगर कोई नल वैल्यू है और इसके साथ, क्योंकि ये जीरो नहीं है कि मल्टीप्लाई को जीरो हो जाएगा, और इसके साथ कोई ए कॉन्केटिनेट हो रहा है तो ये ए ही हो जाएगा। ए इज एनी कैरेक्टर, जैसे ए के साथ अगर बी कॉन्केटिनेट हो रहा है तो इसका मतलब होता है ए बी, इसमें कोई चीज नेग्लेक्ट नहीं होती। लेकिन अगर बी के साथ नल लिखा हुआ हो और साथ में ए लिखा हुआ हो तो इस नल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, मैंने जैसे कहा ना स्किप कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है बी ए ही है। तो नल बेसिकली अगर किसी वर्ड के बीच में आ जाए तो वो, उसका आंसर जो है वो वही रहता है जो एक्चुअल कैरेक्टर लिखे हुए होते हैं। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की भी बहुत बड़ी चेन है। अभी हम यहाँ प्रॉपर्टी तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये प्रॉपर्टी क्योंकि यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए थी कि अगर ये नल के साथ कोई चीज कॉन्केटिनेट हो रही हो तो वो बेसिकली अपनी वर्थ नल जो है वो खत्म कर देता है। इट्स नॉट लाइक अ बेसिकली मल्टीप्लायर, मैथमेटिकल तरह मल्टीप्लायर नहीं है ये, तो उसलिए यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना होगा। अब आप बताइए, ये चीज में सामने रखते हुए कि पहला वाला ऑप्शन इस लैंग्वेज के लिए मैं समझाऊंगा, अभी तो पूछ रहा हूँ कि समझाऊंगा कि पहला ऑप्शन सही है या दूसरा ऑप्शन सही है प्रेजेंट करने के लिए। सर स्टार वाला दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सही है। अच्छा और कोई बताए? जी सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन सही है जी। बिलाल हुसैन, अंजुम सुहेल, अहमद सईद, अबरार साहब, गाजिया उजाला। सेकंड ऑप्शन में नल भी आ जाएगा। सेकंड में नल भी आ जाएगा, और इसने नल तो नहीं कहा, इसने ये तो नहीं कहा कि नल आपकी लैंग्वेज,
तो सेकंड वाला गलत है। फर्स्ट ऑप्शन, ये हुई ना बात। हमें डिफरेंस ओपिनियन इसलिए चाहिए था ताकि हम फाइट कर सकें। अगर सारे एक जगह अलाइन हो जाएंगे तो फाइट क्या होगी, फिर तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं कोई। तो इसलिए हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चाहिए था, और जो कि मिल गया कि भाई उन्होंने बताया कि अगर इफ यू विल यूज बेसिकली द स्टार साइन सेकंड वन, तो यू विल इंक्लूड द नल वैल्यू। तो देखते हैं इसमें क्या ओपिनियन, इसको हम किस तरह जस्टिफाई करेंगे। जी सर। सर अगर ए से आपने लिखा है ना कि सच दैट स्टार्ट विद ए, तो अगर वो ए से भी आता है तो इसके अंदर नल भी आ जाएगा। बिल्कुल तो सही बात नल है। तो नहीं आना चाहिए। नल तो नहीं आना चाहिए, लेकिन आप प्रॉपर्टी को गौर से देखें तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको क्या लगता है कि सेकंड वाले में कभी नल जनरेट हो सकेगा? प्रॉपर्टी के बेसिस पे, प्रॉपर्टी जो मैंने लिखवाई है उसके बेसिस पे, तो क्या सेकंड वाले में कभी नल आ सकेगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो ए ही कहलाएगा। है ना, समझ में आ रही बात है? अच्छा अब आइए, जी जी जी। क्लियर हो रहा है ना कि प्रॉपर्टी ये कहती है कि however you can take the null from here, ठीक है आप नल ले सकते हैं, ये बहुत वैलिड बात है कि we can take null from here, but you have, मतलब इसका मतलब ये है, अब मैं बहुत फोकस उसमें बता रहा हूँ कि you can take null from here, आप नल ले सकते हैं because star can say that कि आप नल ले, लेकिन मजबूरी ये है कि ये हार्ड कोडेड ए इसके साथ एसोसिएटेड रहेगा। सही है, तो फाइनल वर्जन क्या बनेगा? ए, जो कि ये प्रॉपर्टी मैंने इसीलिए लिखवा दी कि फाइनल वर्जन है। तो यू कैन नॉट जनरेट नल फ्रॉम, हाँ इससे नल जनरेट कर सकते हैं बट ओवरऑल लैंग्वेज जनरेट नहीं कर सकता। समझ में आई बात है? इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान सिर्फ एक है, बाकी कोई नुकसान नहीं है। इस यानी ये आपकी लैंग्वेज को इसलिए प्रेजेंट नहीं कर रही। अभी मैं इसको भी कंप्लीट करूंगा नीचे वाले को, पहले ऊपर वाले के नुकसान बता दूं। देखिए भाई, अगर एक टोकन भी गलत जनरेट हो जाए तो समझ लो कि वो प्रेजेंटेशन नहीं है, वो हमारी प्रेजेंटेशन को नहीं, हमारी लैंग्वेज को प्रेजेंट नहीं कर रहा। उसके नुकसान बता रहा हूं। तो जो पहली वाली प्रेजेंटेशन है वो इसलिए नहीं है कि ये जो आपके पास कैरेक्टर यहां से जनरेट होंगे इस वाले से, ये मैं समझा चुका हूं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यानी डायरेक्टली हिट कर रहा हूं। जिसको मैंने ब्लू अपर बनाया है, आपको पता है ना कि इसमें से जो कैरेक्टर जनरेट होंगे वो क्या क्या होंगे, मैं बोल रहा हूं खाली। इसमें से ए आ सकता है, सिर्फ बी आ सकता है, ए बी आ सकता है, ए आ सकता है, बी ए आ सकता है, बी बी आ सकता है, और इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर इससे जनरेट हो सकते हैं। थोड़ी देर पहले समझा दिया था मैंने आपको। लेकिन मजबूरन क्या होगा कि अगर इसमें से ए जनरेट होगा, क्योंकि इसमें से नल जनरेट नहीं हो सकता, इसमें से अगर ए जनरेट होगा तो वो इस ए के साथ कॉन्केटिनेट होके ए बना लेगा, जो कि लैंग्वेज का पार्ट है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर इसमें से सिर्फ बी जनरेट होगा तो वो ए के साथ कॉन्केटिनेट होके ए बी बना लेगा, लैंग्वेज के पार्ट है। लेकिन मसला ये है कि ये वाला ए कैसे जनरेट होगा हमारा, जो कि हमारी लैंग्वेज का पार्ट है, क्योंकि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी सच दैट स्टार्ट विद ए। तो जब हम कहते हैं स्टार्ट विद ए, तो फिर सिंपल ए भी जो है हमारी लैंग्वेज का पार्ट होता है। कैन यू जनरेट द ए फ्रॉम दिस लैंग्वेज? क्या सिंपल ए इस लैंग्वेज से जनरेट हो सकता है? आप कहेंगे इस लैंग्वेज से कभी भी, क्योंकि इसकी मिनिमम लेंथ भी 2 है। इस लैंग्वेज की, जिसको मैं एरो से कह रहा हूं, इसकी मिनिमम लेंथ जो है वो कितनी है? 2 है। और आप चाहते हैं सिंपल है तो कभी भी जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब हालांकि सारे टोकन जनरेट हो जाएंगे, लेकिन क्या जनरेट नहीं होगा? ए जनरेट नहीं होगा। सिर्फ इस ए के जनरेट ना होने की वजह से वी विल नॉट कंसीडर दिस वन। सिर्फ ए के कंसीडर ना होने की वजह से, because whenever you are trying to generate the a, you won't be able to generate a because you have to generate a from here, this part, and a is concatenated with this part. तो a minimum आएगा, जो कि पार्ट तो है बट हमें ये जनरेट नहीं कर पा रहे, इसलिए ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट है। अब आइए इस वाले में, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अब आप जो है इसको नल भी कर सकते हैं बिकॉज स्टार लगा हुआ है। whenever you will do the null this part, तो ये ए के साथ कॉन्केटिनेट होगा। जब ए के साथ कॉन्केटिनेट होगा तो डेफिनेटली क्या जनरेट कर देगा? ए, जो कि हमारी जरूरत भी है। उसके बाद आप चाहे इसमें से ए जनरेट करें चाहे बी जनरेट करें, उसके शुरू में ए ही लगा हुआ होगा, तो वो इनमें से कोई ना कोई टोकन बनेगा जो कि लीगल टोकन है। इसका मतलब है ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट हो, ये हमारी लैंग्वेज की रिप्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन कह रहा हूं मैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी थी इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। वी कैन प्रेजेंट आवर लैंग्वेज दिस इन दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। ये रेगुलर एक्सप्रेशन है जिससे हम प्रेजेंट कर सकते हैं।
तो फाइनली हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो बात की गई हो एग्जैक्टली वही टोकन जनरेट हो रहे हो, उसमें से ना तो एक भी एक्स्ट्रा टोकन जनरेट हो, ना ही एक भी जो है वो टोकन रह जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैं एक सवाल और देता हूँ आपको, और इसमें डेफिनेटली आपको भी दूंगा सवाल करने, उससे पहले मैं आपको कहता ये है कि ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन लैंग्वेज हमारी डिफाइन हम कर लेते हैं कि वो ए कॉमा बी पे ही है। अभी हम ए बी को ही टारगेट करें में, अभी मैं सिग्मा हाथ से लिख दूंगा पे। कहता है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन और तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी, ठीक है, ऑप्शन लिख रहा हूँ, such that the length of word यानी टोकन should even। ये मैंने बेसिकली आपको जो है सवाल ये दिया, अब समझा भी देता हूँ। वही बात है ना, डिस्क्रिप्शन में समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है ना, तो इसलिए अभी इसको समझाना भी होगा। इसीलिए तो हम अपनी लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखना चाहते हैं। तो अब ये जो डिस्क्रिप्शन है पहले उसको समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। आपसे क्या ये रहा है कि आपकी लैंग्वेज ऑल, आंसर आने शुरू होगा लग रहा है, ना 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 ना, इनाम गलत है सर। वो असल में पावर प्लस नहीं दे सकता था ना, तो वो मैं टाइप कर रहा था अगला पार्ट, दोनों पे प्लस क्लीन है। ना ना ना, फिर भी नहीं होगा। मैं सब अभी रीजन बताऊंगा, गलती के रीजन बताऊंगा। जी सर, बहुत नियरेस्ट है लेकिन गलत है। मैं भी अभी लिखा है, मुझे जहन में नहीं है, लेकिन मुझे गलत लग रहा है क्योंकि मैं भी अभी ही बनाऊंगा उसको। अच्छा खैर, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी सच दैट द लेंथ ऑफ द वर्ड और टोकन शुड इवन, यानी इसका मतलब पहले समझ लेते हैं ताकि दूसरे लोग, स्टूडेंट जो हैं, वो ये जो है समझ जाए कि हम किस किस्म की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो वो बेसिकली किस किस्म की लैंग्वेज के लिए है, वो ये है कि आप कहते हैं कि लैंग्वेज एल, मैं इसको टाइप कर देता हूँ, विच इज इक्वल टू हमारी लैंग्वेज की जो लेंथ होंगे ना वो क्या होंगे। मैं एक छोटा सा स्पेस देके आगे बढ़ रहा हूँ, उसकी वजह बताता हूँ मैं अभी, कि आप कह सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज डबल ए कैरेक्टर रखता होगा, ए बी कैरेक्टर रखता होगा, ए बी कैरेक्टर रखता होगा, ए बी कैरेक्टर आपकी लैंग्वेज का होगा, ए आपकी लैंग्वेज का कैरेक्टर हो सकता है, और इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं होगी। यानी आपके लैंग्वेज की जो वर्ड्स या टोकन होंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे। मैंने स्पेस क्यों छोड़ा है बताता हूँ। ये तो समझ में आती है कि जो टोकन है उसकी लेंथ जब भी जनरेट हो तो इवन होनी चाहिए। ये पाबंदी नहीं है कि ए से शुरू हो या बी से शुरू हो, बस ये पाबंदी है कि आपके पास जो है वर्ड की लेंथ जो है वो इवन होनी चाहिए। तो अब इसके लिए हमें क्या सोचना होगा, तो सबसे पहले तो आप ये सोचें, मैं आपको बताता हूँ और सुनिएगा भाई स्टूडेंट, क्योंकि ब्रेक टाइम करीब आ गया, आप लोगों के अंदर पिताबी तो आ गई होगी, ब्रेक देना है क्योंकि 1:30 बजे नमाज भी है, तो इसलिए सुनने का रुझान थोड़ा कम हो जाता है और किसी को सुनना इतना आसान नहीं होता। आप मुझे 1.5 घंटे से सुन रहे हैं। तो बेसिकली जो इवन लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन लेंथ, मैं इसकी डेफिनेशन जरा आपको देता हूँ, फिर आप जरा, क्योंकि हमें बड़े केयरफुली बनाना है, जरा सी गलती पूरी की पूरी लैंग्वेज को तबाह कर देगी ना। इवन लेंथ, अब मुझे बताएं कि इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, इवन लेंथ वाले नंबर कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आप कहेंगे 2 होता है, 4 होता है ना, 6 होता है, 8 होता है, एंड सो ऑन। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 0 इवन होता है या नहीं होता है? 0 इवन होता है या नहीं होता? नो सर। नो सर। जी सर, और कोई बताएगा? 0 अच्छा चलो, मैं और मुश्किल कर देता हूं, -2, -4, ठीक है, एंड सो ऑन। क्या ये नंबर भी इवन होते हैं या नहीं होते, और क्यों होते हैं? 0 इज इवन।
अनीला कहती ये है बस साइन इनका डिफरेंट है, माइनस वाले नंबर्स में जो है इवन हो सकते हैं। और ये 0 इवन होगा नहीं होगा? नीला कहती होगा। वेरी Yes, गुड। sir. 0 is even, sir. Sir, 0 is even. कंफ्यूजन है, याद सर नहीं आ जो भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा वो इवन होगा। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई तो सारे नंबर हो जाते हैं, 3 भी हो जाता है, डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अच्छा देखो, जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है, जो इस बात को फुलफिल करती है। मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि वी आर बेसिकली द एमएस स्टूडेंट और थ्योरेटिकल डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। इवन की डेफिनेशन हम कहते हैं कि अ नंबर, मुझे याद नहीं, मैं होता थोड़ा लिखूँ तो, अ नंबर कैन बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ 2k and k should be even, should be integer. So number will be even. ठीक है, ये डेफिनेशन है, अजीब सी डेफिनेशन है ना, हम लोग क्या पढ़ते रहे और ये डेफिनेशन हम पढ़ाते हैं डिस्क्रीट मैथ में। तो कहता है नंबर कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2k एंड k शुड बी इंटीजर, सो नंबर विल बी इवन। नंबर जो है वो क्या होगा? इवन होगा। इसका मतलब ये है, अब जरा देखिएगा, दो हिस्सों में डिवाइड किया है डेफिनेशन को। एक हिस्सा ये है कि उसको 2k में लिख सकते हो, और जो k आप लिख रहे हो, अनीला शायद यही डेफिनेशन देना चाह रहे थे लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर सके, तो 2k में लिख सकते हो और k को इंटीजर होना जरूरी है। मैं यहाँ पे इसको ग्रीन करके अलग से समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक नंबर है और वो है 8। आप कहते हैं ये इवन है या नहीं है? आप इसको 2k में लिख सकते हो। 2k का मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर k। तो आप कहेंगे हाँ मैं लिख सकता हूँ 4, लिख लिया मैंने 2k की फॉर्मेट में, लेकिन जो k होना चाहिए उसको इंटीजर होना चाहिए। आपने कहा हाँ 4 इंटीजर नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 एक इवन नंबर है। लेकिन मैं अगर 9 की बात करूं तो कैन वी राइट द 2 इंटू के? आप यहाँ लिख सकते हैं, 9 को भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 4.5 लिख लिया ना आपने, k को कह दिया। लेकिन इस वक्त k इंटीजर नहीं है, तो k इंटीजर ना होने की वजह से, यानी k इंटीजर नहीं है, इस वजह से 9 इवन नहीं है। उसने कहा कि आप 2k में लिख सकते हो, आपने कहा लिख दिया, लेकिन k को इंटीजर होना चाहिए। वी कैन नॉट राइट द 2 इंटू सम इंटीजर फॉर 9, लिख ही नहीं सकते। अब आइए 0 के लिए, तो 0 क्या इवन है या नहीं है? तो आप कहेंगे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0, ठीक है, 0 को लिख सकते हैं 2 इंटू 0, 2k की फॉर्मेट आ गया। क्या 0 इंटीजर है? तो इंटीजर नंबर हम अपने चाइल्डहुड जमाने में पढ़ चुके हैं कि इंटीजर नंबर्स आर 0, 1, 2, ये इंटीजर नंबर है, 3 एंड सो ऑन, एंड -1, -2 एंड सो ऑन। ये बेसिकली इंटीजर नंबर्स होते हैं। तो इनमें से कोई भी नंबर k की जगह आ सकता है। तो 0 आ गया, तो 0k जो है इंटीजर है, तो इसका मतलब है 0। इवन की -4 को अगर आप लिखना या -8 को लिखना चाहें तो वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी फॉर राइटिंग यार, 2 मल्टीप्लाई -4, यानी हमने 8 को 2 इंटू के फॉर्मेट में लिख लिया, 2 इंटू के की फॉर्मेट में लिख लिया, लेकिन k को इंटीजर होना चाहिए। -4 इज एन इंटीजर नंबर, क्योंकि इंटीजर माइनस में हो सकता है, तो इसका मतलब -8 इज आल्सो एन इवन। इससे जाहिर होता है कि व्हाट एवर नंबर कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट ऑफ 2k, k शुड बी इंटीजर, दैट नंबर इज अ इवन नंबर। ठीक है, तो ये इवन नंबर की डेफिनेशन है। तो इस सूरत में देखा जाए तो 0 एक इवन लेंथ कहलाता है। तो इवन लेंथ का मतलब ये हो गया, अभी हम नेगेटिव लेंथ की तो बात ही नहीं कर रहे, तो लिहाजा अपने सवाल के लिहाज से इसको कट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो सवाल, मैं आपसे सवाल लेता हूँ, खाली मैं कंप्लीट कर दूं, लेट मी कंप्लीट। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सच दैट द लेंथ ऑफ द वर्ड और टोकन शुड बी इवन, यानी जो लेंथ होनी चाहिए उसकी लेंथ इवन होनी चाहिए। यानी हमने जैसे यहाँ शो किया कि उसकी लेंथ 2 हो सकती है, उसकी लेंथ 4 हो सकती है, उसकी लेंथ 2 हो सकती है, उसकी लेंथ 4 हो सकती है, उसकी लेंथ 6 हो सकती है, यानी जो भी वर्ड बनेगा। तो 0 का क्या मतलब है? यानी वो विदाउट लेंथ का कैरेक्टर भी हो सकता है, जिसको हम नल कह रहे हैं। ये हमें खुद चूज करना पड़ेगा ना, हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कहीं नल का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जुमले के अंदर छुपा हुआ था कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी सच दैट द लेंथ ऑफ द वर्ड और टोकन शुड इवन। तो इसका मतलब है जो लेंथ हम ए बी से बनाएंगे, अगर वो 0 लेंथ का है,
जीरो लेंथ का मतलब हो गया कि वो नल है तब भी वो इवन ही प्रेजेंट होगा। तो इससे जाहिर हुआ कि हमारी लैंग्वेज के जो वर्ड्स होंगे वो ये होंगे, नल भी होगा, डबल ए भी होगा, ए बी भी होगा, और मैं यहाँ पे एक मिस कर गया हूँ, वो भी लिख लो, बी बी भी होगा, क्योंकि ए से शुरू होना जरूरी नहीं है, बी बी भी होगा, और यहाँ पे बी से शुरू होने वाले कोई फोर्थ वाले भी लिख लो, कहीं ये गुमान ना डेवलप हो जाए कि हम ए वाले लिख रहे हैं। तो ये बी से भी, क्योंकि हमारा मकसद इवन लेंथ है। अब बताइए यहाँ तक समझ आ गया? तो तब मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूंगा। यस सर, क्लियर है सर। अच्छा जी, अब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन में कुछ सही और कुछ गलत रेगुलर एक्सप्रेशन मैं आपको लिख के बताता हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कोई चीज गलत हो तो कैसे गलत है, सही है तो कैसे सही है। तो मैं एक दो पहले गलत लिखता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन जो गलत है वो हमारे जहन में ये है कि ए प्लस बी स्टार को मैं ऊपर इस तरह लिख देता हूँ, और ठीक है, ए प्लस बी स्टार, और अभी मुझे किसी ने लिखा था तो मैं उसके जवाब में ये आंसर दे रहा हूँ, ए प्लस बी स्टार। ये इसकी प्रेजेंटेशन नहीं है, इसकी वजह बताता हूँ। एक और प्रेजेंटेशन में आपको लिख देता हूँ, शायद ये जहन में हो कि ए प्लस बी बी का स्टार, ठीक है, ए बी बी का स्टार, ये भी इसकी प्रेजेंटेशन नहीं है। और इस तरह की दूसरे डिफरेंट प्रेजेंटेशन इसकी बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह ये है, मैंने आपसे जैसे कहा था कि एक टोकन भी एक्स्ट्रा और एक टोकन भी ना जनरेट हो तो वो तो प्रेजेंटेशन नहीं होती। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन नहीं है। देखें, यहां से ये स्टार और ये स्टार इंडिपेंडेंट है। अगर मैं यहां से एक कैरेक्टर जनरेट करूं और यहां से दो कैरेक्टर जनरेट करूं तो अच्छा, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो प्लस का मतलब तो ये होता है कि ये दोनों अलग अलग बातें हो रही है ना। तो ये तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं कर सकते कि अगर मैं यहां से एक कैरेक्टर ए जनरेट करूं, ठीक है, और या यहां से, इसका मतलब पता है क्या? मतलब अभी आप इसको समझाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रही है कि आप इन दोनों में से किसी एक से जनरेट कर सकते हैं और दोनों सेम ही चीजें हैं। या तो आप इससे करें जनरेट या इससे करें। अगर आपने इससे जनरेट कर दिया है तो फिर आप इससे जनरेट नहीं करेंगे क्योंकि होल पे पावर नहीं लगा हुआ। और अगर आपने इससे जनरेट कर दिया तो इससे जनरेट नहीं। आपको याद होगा हम लिखते थे ए प्लस बी और स्टार, ठीक है। तो जब अंदर आते थे तो आप कहते थे या तो इसको पिक करो या इसको पिक करो, दोनों को थोड़ी पिक कर सकते थे। वो तो दो दफा लूप चलाते थे, दो दफा अंदर आते थे तो फिर आप पिक करते थे। तो जब प्लस लगा होता है तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप या तो इसको पिक करें या इसको पिक करें। इसको पिक कर लिया तो यू कैन नॉट पिक दिस वन, और इसको पिक कर लिया तो यू कैन नॉट पिक दिस वन। तो इससे मेरे लिए यहाँ पे भी होगा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन बेसिकली वैलिड नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि ए बी कैसे जनरेट होगा और बी ए कैसे जनरेट होगा, तो ये सारी चीजें इसमें से जनरेट हो ही नहीं सकती। तो फाइनली अगर हम देखें तो इसकी आरी जो बनेगी, मैं टाइम शॉर्ट है तो उसकी वजह से बता देता हूं आपको कि जो आरी बनेगी वो ये बनेगी कि ए प्लस बी, ठीक है, और ए प्लस बी, ये इसके ऊपर होल स्टार हम लगा देंगे। अब देखें मैंने आपसे क्या कहा, जरा इसको जरा गौर से देखिएगा कि हमने किस तरह प्रेजेंट किया है। इसको प्रेजेंट इस तरह से किया है कि ये आपकी इवन लेंथ की आरी है। क्या मतलब हुआ कि ये जो ब्रैकेट है, थोड़ा सा उसको बड़ा कर देते हैं, ये जो ब्रैकेट है ये इसके अंदर दो ब्रैकेट कॉन्केटिनेट हो रहे हैं, ठीक है। अब आप जब किसी भी लेंथ को लेके इन होंगे, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मुझे 1 लेंथ चलानी है, 0 भी चला सकते हैं, पहले 1 की बात करें। तो जब आप इन होंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा लूप चल सकता है। लेकिन जब एक दफा चलेगा तो दो ब्रैकेट कॉन्केटिनेट हो रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर यूनियन है। तो आप पहले ब्रैकेट में से कोई एक कैरेक्टर पिक कर सकते हैं, आइदर ए आइदर बी कर सकते हैं, कोई से भी कर लें। और इसमें से भी एक ही कैरेक्टर पिक कर सकते हैं, आइदर ए आइदर बी। लेकिन दोनों में से पिक करना इसलिए जरूरी है कि दोनों कॉन्केटिनेट हो रहे हैं, प्लस नहीं हो रहे। तो जब आप इसमें से कोई टोकन जनरेट करेंगे, चलेगा लूप एक ही दफा, अंदर गए, आपने कहा इसमें से मैं ए पिक कर लेता हूँ और इसमें से बी पिक कर लेता हूँ, तो देखिए ये इवन लेंथ है। आप कहें नहीं ये नहीं करो, पहले वाले में से बी पिक कर लो, दूसरे वाले में से ए पिक कर लो, तो ठीक है, सॉरी ये सही है। पहले वाले में से ए पिक कर लो, दूसरे वाले में से भी ए पिक कर लो, तब भी सही है। पहले वाले में से बी कर लो, दूसरे वाले में से बी कर लो, तब भी सही है। ये सारे ऑप्शन जो है वो इवन लेंथ के। अगर आप 2 कर लें तो इसका मतलब ये होगा कि आपको 2 दफा अंदर आना है। जब तक 2 दफा कंप्लीट ना हो टोकन बनेगा नहीं, पूल में रहेगा। आप कहते हैं पहले मैं अंदर गया, पहले वाले में से ए पिक किया, दूसरे वाले में से बी पिक किया, और फिर दोबारा अंदर बाहर आके चेक किया कि कंप्लीट तो नहीं हुआ लूप, फिर दोबारा अंदर गए, दोबारा आएंगे, फिर दोनों में से पिक करेंगे।
तो पहले वाले में से फिर ए पिक कर लिया, दूसरे वाले से बी पिक कर लिया, तो कितनी लेंथ आ रही है 4। लाख कोशिश कर लें इसमें से आपकी जो लेंथ जनरेट होगी वो इवन ही होगी, इसके अलावा कोई और लेंथ आप जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं यहाँ पे क्विकली ब्रेक देता हूँ, नमाज का टाइम हो गया, तो मैं आप भी नमाज पढ़ लें, मैं भी नमाज पढ़ लूँ, बाकी सवाल जवाब हम इसकी ना ब्रेक के बाद कर लेंगे। इसी आईडी पे ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी आईडी पे ज्वाइन कर लीजिएगा और ब्रेक के बाद। ठीक हो गया भाई? थैंक यू सर। जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज। सर कितनी देर की ब्रेक? ब्रेक हम लेंगे 20-25 मिनट की ले लें, यानी 55 पे आ जाए। ओके ठीक है सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।